यूएस तो करेंटली हाइपर इन्फ्लेशन में नहीं जाने वाला, स्टैगफ्लेशन जा सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आई फील कि रिसेशन आएगा ही आएगा। इट इज इनएविटेबल। हाउ डज द इकोनॉमी वर्क्स? डेट से चलती है इकोनॉमी। दुनिया में ना कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती है, इट्स अ बेस ऑफ रूल। आपका हर एक चीज का एक रूल होता है। स्ट्रैटेजी इज व्हाट की पीपल कंफ्यूज अबाउट द रूल बिटवीन रूल्स एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। व्हेन यू आर ट्रेडिंग, नेवर डू इट विद इमोशंस। इमोशंस तो आते ही हैं, बट व्हेन यू गो ओवरनाइट पोजीशन, यस, ठीक है, जब आप ओवरनाइट पोजीशंस ले रहे हो तो बेटर है कि आप उसे हेज करो, नेकेड ऑप्शंस कभी मत करो। सम प्रोफेशनल्स स्टिल डू दैट, बट वो प्रोफेशनल्स हैं। डिलिंक्वेंसी बढ़ भी रही है इंडिया के कि लोग रीपे नहीं कर पा रहे, कंज्यूमर्स स्पेशली नहीं रीपे कर पा रहे। मैं सारे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजरली जो रिजल्ट्स हैं वो कोशिश किए जा रहे हैं कि हम अच्छी चीजें प्रेजेंट करें, बट मार्केट उसको रिएक्ट ही नहीं कर रही है। लोग ट्रेडिंग में घुस जाते हैं कि भाई कॉल ऑप्शन ले लेंगे, मार्केट बढ़ने वाली कॉल ऑप्शन ले लो, मार्केट गिरने वाली है पुट ऑप्शन ले लो, ये लग रहा है, बट दे नेवर लुक एट ऑप्शन चेन। With us, we have got Mr. Gautam today. Gautam, you're an option seller. You're into option trading from a very long time. You are a stock investor as well. You're investing in equity as well, and you evaluate market on the basis of technical and fundamental basis. You're a social content creator as well. We'll talk about that later, but definitely. And first, tell me about option trading. You're an option seller. You say that about Yeah. yourself. And if you're an option seller, how does that whole thing work? Like, tell me about option chains and how does the whole parameter about the option trading works? So before going for my trading to options, मैं ये बताता हूँ, मैंने स्टार्ट किया था कमोडिटीज से, क्रूड ऑयल से। Okay. क्रूड ऑयल से ट्रेड करना स्टार्ट किया। आई वाज Okay. इन कॉलेज 2017 Okay. लास्ट ईयर, तब से मैंने स्टार्ट किया। फिर आई जम्प्ड इनटू, पहले मार्जिन्स मिलते थे कमोडिटीज में, लाइक मिनी लॉट्स, मेगा लॉट्स। मैंने Okay. सोचा, देखा कि इक्विटी भी है जहां पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। When was बिफोर this? दैट, दिस वाज इन 2018। Okay. ठीक है, All right. 2018 में मैं इक्विटीज में आना भी, मतलब आई Hmm. वाज डूइंग कमोडिटीज एज वेल, बट Hmm. इक्विटी में जंप कर चुका था बिकॉज तभी Hmm. कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर इसी मिलते थे, तो मार्जिन्स बहुत ज्यादा हाई थे। हाँ, okay. तो ट्रेडिंग करने के लिए ना बहुत इजी होता था, क्योंकि लाइक इनिशियली वी यूज्ड टू लुक द टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स, Hmm. ये होते थे। तो हमें 915 टू 920 तक हमें कुछ स्टॉक्स मिल जाते थे Hmm. कि अब मूव करने वाले हैं, उसमें मोमेंटम आने वाला है। Okay. तो कवर Got it. ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर लेकर हम उसे स्कैल्प कर देते थे। तभी तो वो वर्ड उस समय उतना फेमस नहीं था, स्कैल्पिंग। So what does it exactly mean if you can explain it to us? स्कैल्प मतलब कि आप लाइक विद इन अ मिनट्स और विद इन अ 5 मिनट्स के अंदर आप बाइंग सेलिंग्स दोनों कंप्लीट कर लेते हो। वन ट्रेड हाँ, कंप्लीट इन 5 मिनट्स के अंदर, ठीक अच्छा, है। okay. तो उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं, जब Okay. आप क्विक टर्म्स टाइम में Hmm. अपने ट्रेड कंप्लीट करके अपने प्रॉफिट्स लेते हो, Okay. प्रॉफिट एंड लॉस व्हाटएवर। Okay, okay. सो दैट Yes. Yes. कंसिडर एज अ स्कैल्पिंग। वी यूज्ड टू डू लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो फिर हाँ, कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर, एंड इट वाज लाइक कि हाँ चल रहा है, बट इट वाज नॉट कि ना वो बेस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आई एम जस्ट हाँ, डूइंग इट, हाँ. ठीक है, कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो Hmm. सारी चीजें बेसिकली मुझे समझ नहीं आ रही थी वो चीजें, Hmm. बिकॉज आई वाज वेरी मच फेमिलियर विद द कमोडिटीज, क्योंकि उसके इन्वेंट्री डेटास देखता था, सारी चीजें देखता था, तो वो मुझे समझ में आ रही थी। Hmm. इक्विटी में जस्ट बिकॉज ऑफ लेवरेज एंड आई यूज्ड टू सी इन दैट टाइम ऑफ यूट्यूब वीडियोस कि कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर बहुत ज्यादा चल रहा है, 20x लेवरेज मिल रहा है, तो यू कैन डू लाइक कम पैसे में यू कैन डू द हाँ, ट्रेड्स। हाँ, हाँ, तो हाँ. वो उसको ट्राई आउट करने के लिए मैं इक्विटी में आया था। Hmm. तो वो चीजें मुझे फिर समझ में नहीं आ रही थी। आफ्टर 2018 2019 तक मुझे ये आइडिया होने लगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होती है। बैंक निफ्टी तक मुझे आइडिया था कि बैंक निफ्टी हाँ, फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट हाँ. एग्जिस्ट करती है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। Hmm. फिर उसके ऑप्शंस को मैं 2019 में familiar हुआ, Okay. 2018 के लास्ट Hmm. पार्ट में, मतलब लाइक Okay. नवंबर क्या दिसंबर से। एक्चुअली होता क्या हाँ, है? हाउ डज ऑप्शंस इट? क्या हाँ. होता है, हाउ डज इट वर्क्स, Hmm. तो वो सारी चीजें मैं 2018 Hmm. के लास्ट में मैं जर्नी में शिफ्ट करना शुरू किया। 2018-2019 was the worst market kind of for traders। अगर आप Okay. देखोगे ट्रेडिंग उस टाइम पर, तो जो भी बैंक निफ्टी की हालत है उस टाइम पे वही, उससे भी बुरी हालत थी, मतलब बहुत। मूवमेंट थी हाँ, नहीं. मूवमेंट नहीं। निफ्टी में मुझे याद है, मैं मतलब 7 पॉइंट 10 पॉइंट फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, Hmm. ऐसे मूवमेंट्स में फ्यूचर्स ट्रेड लेता था। बैंक निफ्टी Hmm. 40 पॉइंट्स वाज द टारगेट। एंड कंपेयर टू नाउ, अब तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी ज्यादा खासी. वॉलेटाइल हाँ, है। तो हाँ. जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ गया तो वो वॉलेटिलिटी भी उस हिसाब से इंक्रीज करेगी, हाँ. बट कंपैरेटिवली स्टिल अगर आप Okay. 2019 की प्राइस रेंज देखो अभी तक डबल है, हाँ. बट वॉल्यूम अगर वॉलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा उस टाइम के कंपैरेटिव। Hmm. ऑब्वियसली बात है, ट्रेडर्स इंक्रीज हुए, बहुत सारी चीजें Hmm. आई, तो वो उसका रिजल्ट है। बट 2018-2019 ना बहुत, मतलब आप उसमें मोमेंटम कम थे,
बट वॉलिटिलिटी ज्यादा थी. मोमेंटम एंड वॉलिटिलिटी इज टू डिफरेंट थिंग. ओके वॉलिटिलिटी इज लाइक कि आप अप एंड डाउन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. मोमेंटम इज बहुत बड़े बड़े मूव्स ओके which which derived by many traders and many investors जो भी उनको ट्रेड करते हैं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये मोमेंटम आ रहा है ओके विद हायर कि ये, हाँ ठीक है, कि वो मोमेंटम आ रहा है और बड़े बड़े कैंडल्स आपके बन रहे हैं और मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है. हाँ बट वॉलेटिलिटी इज कम प्राइस रेंज में आपके मूवमेंट्स जल्दी जल्दी बहुत होंगे, हाँ जो ओके आपको जिसको रेंज बॉन्ड कहते हैं अभी करंटली मार्केट ओके में, ठीक है. तो वो ओके आपका वॉलेटिलिटी पीरियड हो गया. तो वहां से फिर 2019 के बाद मैं शिफ्ट किया. 2020 में क्या हुआ, जिस दिन क्रूड ऑयल नेगेटिव गया था, हाँ WTI, ठीक है, हम्म, जिस दिन वो नेगेटिव गया था, उस दिन के बाद से ना सारे ब्रोकर्स ने डिसाइड किया कि अब मार्जिन हट जाएगा. वो ओके इट वाज इन रात को साढ़े बिकॉज 11. एक्सेसिव लॉसेस हो गए थे हाँ, 11:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद, 11:30 बजे के बाद, 12 ओके बजे के आसपास, 12-1 बज रहे थे हमें याद है. एंड क्रूड ऑयल वाज इन नेगेटिव, ठीक है, हम्म और पूरा क्योटिक हो गया. हम लोगों ने देखा वो चीजें. तो हम्म फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे हमें पता चला कि सारी जो ब्रोकर्स हैं वो अब मार्जिन सब हटा रहे हैं, ठीक है, हम्म मार्जिन वो वहां से हट गया. अब उसके बाद जितने भी ट्रेडर्स थे, क्योंकि मार्जिन लिवरेज इज जस्ट लाइक अब जैसे मान लो नाइफ है, ठीक है, हम्म व्हाट लिवरेज को लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं. जैसे नाइफ है, ठीक है, अगर हम्म आप एक नए लोग को दोगे तो दे कैन कट देयर फिंगर्स एंड डू वट एवर, हाँ लाइक मतलब वो डर दे विल है गेट कि हाँ डिफिकल्ट टू यूज हाँ दैट. बट वही चीजें आप एक शेफ को दोगे तो वो अच्छा खाना बना के दे हाँ सकता है आपको. yes definitely So is that's the leverage tool. is it true मतलब वो I believe this I might be mistaken कि leverage के बिना growth हो ही नहीं सकती Hmm. is it true like Yeah, कि सारी leverage दुनिया is actually very important like debt is important in every business leverage is important in लेवरेज इज द बेस फॉर इकोनॉमी. okay बिना yeah लेवरेज के आपकी इकोनॉमी grow ग्रो नहीं ही कर नहीं कर सकती सकती है. हाँ चलेगी पर वो ग्रो grow नहीं नहीं कर करेगी, सकती है हाँ ठीक है. हम्म आप सस्टेनेबिलिटी कर सकते हो बिना लेवरेज के इकोनॉमी में, बट उसको ग्रो नहीं कर सकते हो. okay सो दैट वर्क्स इन ऑन अ एवरी बेसिक वे. okay ट्रेडिंग में भी वैसे got ही it काम करता है got it कि लेवरेज, अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है, एक लेवरेज प्रोडक्ट है. हाँ लेवरेज प्रोडक्ट के कारण आप उसको हेजिंग कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हो. गवर्नमेंट okay भी उसे बिजनेस हाँ इनकम कंसिडर करती है. हाँ दैट्स द हाँ रीजन ना. 2020 के मिड से मैंने शुरुआत की थी, क्रैश से पहले. फिर वहां से मैं करना शुरू किया एंड दैट क्रैश में बहुत अच्छे बने भी. okay yeah क्योंकि उस समय ना मूवमेंट्स बहुत डायरेक्शनल थे. हाँ व्हेन यू सी एन अ क्रैश नो, तो आप देखोगे ना, अगर मान लो आप, एक तो विक्स हाई हो गया, ठीक है, हाँ विक्स इज अ वॉलेटिलिटी yes फियर इंडेक्स, yes ठीक है. yes विक्स हाई होने की वजह से ना ऑप्शंस के प्रीमियम्स हाई हो हाँ जाते हैं. प्रीमियम्स हाई हो जाते हैं प्रीमियम्स हाई हो रहे हैं और आपके फेवर में क्या है, डायरेक्शनल मूव्स आ रहे हैं. जब भी इंडियन विक्स हाई होता है इज इट एन अपॉर्चुनिटी नॉट ऑलवेज हम्म, बट इफ यू सी एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो अगर इंडियन विक्स ऊपर है हम्म, तो इज दैट अ बेटर अपॉर्चुनिटी राइट देयर क्योंकि इंडियन विक्स पे प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है अभी हम्म. तो ये डिपेंड करता है कि इंडिया विक्स अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाई है, हम्म तो डिपेंड करता है कि वो किस प्राइस रेंज में है. यू हम्म हैव टू बी वेरी फेमिलियर विथ इंडिया विक्स एंड द कंपेयरिंग द प्राइस मूवमेंट. ओके आप अचानक देख के उसे कंसिडर नहीं कर सकते हो. लाइक टुडे, आज मैंने बोल दिया कि इंडिया विक्स हाई है तो आपको वहां से रिवर्सल के चांसेस मिल रहे हैं, लो है तो वहां से रिवर्सल्स के चांसेस मिल रहे हैं. बट यू हैव टू बी फेमिलियर विद द प्राइस मूवमेंट एंड इंडेक्स इंडिया विक्स, ठीक है. यस अब जब इंडिया विक्स हाई होता है ना, एंड वो हाई तभी होगा जब मूवमेंट्स के चांसेस ज्यादा होंगे, फियर ज्यादा होगा, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी. वोलेटिलिटी इन द मींस कि मूवमेंट अप एंड डाउन अप की एंड डाउन मूवमेंट बहुत ज्यादा ज्यादा हो सकती है, ठीक है. और वो जब अप एंड डाउन की मूवमेंट ज्यादा हो सकती है तो दैट इज कॉल्ड द अनसर्टेनिटी का पीरियड, ठीक है. कि लोगों को, जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाइंग भी होगा या सेलिंग भी होगा. अगर बाइंग हो रहा है तो सेलिंग कभी भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी अनसर्टेन पीरियड, यस ठीक है. वहां पर इंडिया विक्स हाई होता है. ओके तो इंडिया विक्स हाई में आपको प्रीमियम्स हाई मिलते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि लोग हेजिंग्स के लिए जाते हैं ज्यादा, तो डिमांड हम्म, ज्यादा होती है प्रीमियम्स ऑप्शंस की, हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज अ हेजिंग प्रोडक्ट. यस तो वहां पे आपको डिमांड ज्यादा मिलेगी, ओके तो इसीलिए प्रीमियम हाई होना शुरू हो जाते हैं. देयर इज अ होल कैलकुलेशंस, बट बेसिकली आप यही समझो, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, कैलकुलेशन है ऑप्शंस की प्राइसिंग को लेकर. बट ऑन अ बेसिक लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि इंडिया विक्स और जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम कैसे करती है काम करती है प्रीमियम्स के बेसिस हाँ पर, ठीक है. तो वहां पे आपको प्रीमियम्स हाई मिलेंगे. एंड जब मार्केट बहुत नीचे आना शुरू हो जाता है, एंड देन यू फील कि सारी सिचुएशंस फिर ठीक हो रही है, चीजें अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ जा रही है, देन वो जब एक सेटलमेंट होना शुरू हो जाता है ना, मार्केट का एक कंजेशन मोड आएगा. हाँ हाँ फिर इंडिया विक्स तभी भी हाई होगी, फिर धीरे धीरे जब नीचे आने लगती है ना, तब यू
फील की मार्केट अब वहां से ऊपर वो जाएगा. ऊपर जाएगा. तो Okay. दिस इज हाउ वर्क्स. जस्ट अ क्वेश्चन, इट माइट बी अ वेरी डम क्वेश्चन कि मैंने अब जैसे टाइम डिके होता है ऑप्शंस में, राइट, एंड यू आर एन ऑप्शन सेलर. तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगेन मैं बहुत ही डम क्वेश्चन हो सकता है ये, कि अगर मैं आज समझ लो दिसंबर 24,000 कॉल या पुट जो भी आप ले लो सेल कर दूं मैं, मार्केट साइडवेज रहती है, ठीक है, स्टैग्नेंट रहती है और टाइम डिके हो ही जा रहा है, तो उस चीज से भी मेरे को प्रॉफिट हो गया टाइम. हाँ, जस्ट लाइक कि जैसे मान लो कि जब 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2020 जून जुलाई तक वो काफी अच्छा खासा फॉल हो चुका था. एंड मेनी ट्रेडर्स जो मैं जानता हूँ, मैंने भी 2-3 लॉट सेल किए थे, दिसंबर के मैंने सेल किए, एंड 16,000 17,000 तक के प्रीमियम्स आपको बहुत अच्छे मिल रहे थे. एंड दे सोल्ड दैट ऑप्शंस, इवन वी डिड, हमने सेल किया, और जब वो मार्केट रिवर्स किया तो अच्छा प्रॉफिट बना. मतलब नॉट अच्छा, जब जितना आपने लॉट सेल किया होगा और जितनी आपको प्रीमियम्स आपने उसमें पे मतलब रिसीव किया है, अगर 100 पे आपने सेल किया तो आपको 100 प्रीमियम्स ही मिलेंगे. ठीक है. yes. तो ऐसे बनता है, क्योंकि टाइम डिके अगर मार्केट वहां तक अगर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू डिके हो गई, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. जैसे आपने निफ्टी अभी 22,000 तक है, आपने सेल कर दिया 20,000 का दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, निफ्टी 21,000 तक भी गया या 20,500 तक भी आके रुक गया, तो भी वो वर्थलेस हो जाएगा. तो वर्थलेस हो गया, आपने 100 रुपीज का प्रीमियम अभी पे किया है, तो वो आपके पॉकेट में आएगा. मतलब पे नहीं किया, रिसीव किया है, तो आपके पॉकेट में वो चला जाएगा. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. टाइम डिके अगर वो मार्केट वहां तक नहीं पहुंचा तो आपको प्रीमियम्स आपको मिल जाएंगे. ओके, दैट हाउ इट वर्क्स. गॉट इट. लोग ट्रेडिंग में घुस जाते हैं कि भाई कॉल ऑप्शन ले लेंगे, मार्केट बढ़ने वाली कॉल ऑप्शन ले लो, मार्केट गिरने वाली है पुट ऑप्शन ले लो, ये लग रहा है, बट दे नेवर लुक एट ऑप्शन चेन, एंड दैट इज समथिंग आई फील व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कैन यू एक्सप्लेन इट टू द व्यूअर्स व्हाट एग्जैक्टली इज ऑप्शन चेन? सो ऑप्शन चेन आपको कंप्लीट एक डेटा है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, जहां पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखेंगे. उसके रिलेटेड जो डेटा है जो ऑप्शंस को इफेक्ट कर सकती है, उसके प्राइसिंग को इफेक्ट कर सकती है, वो डेटा आपको दिखेंगे. जैसे ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा, उसमें क्या एक्टिविटीज हो रही है. इन कंप्लीट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या क्या चीजें हैं, जो डेटा है जो उसको चेंज कर सकती है, वहां वो आपको ऑप्शन चेन से पता चलता है. ओके, प्रीमियम क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, इसके ओपन इंटरेस्ट क्या है, उसके डेल्टा ग्रीक्स क्या क्या है, जिसकी वजह से उसकी ग्रीक्स की वजह से ऑप्शंस की प्राइसिंग चेंज होती है. ओके, ठीक है. एंड वो ग्रीक्स के पीछे भी मतलब उसी की वजह से आप बता रहे थे कैलकुलेशन भी होती है. हाँ, कैलकुलेशन होती है, ऑप्शंस प्राइसिंग ऑप्शंस की प्राइसिंग की कैलकुलेशन होती है. सो दैट्स हाउ द ब्लैक शोल मेथड वर्क्स. ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट है, वी डोंट गो अराउंड दैट, कि वो होल मैथमेटिकल है. तो वो बहुत हाई लेवल, मतलब हेज फंड्स वगैरह यूज करते हैं वो, तो इट्स फाइन. एंड हेज फंड्स आर प्रीटी फास्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग. वो सारी एल्गोस एंड क्वांट्स बेसिस पर वो सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं. वी डोंट डू, दे डोंट डू मैनुअली. ओके, या डेफिनेटली. सो आई हैव सीन रिटेल ट्रेडर्स, हर एक साल न्यूज आती है कि 90% से ऊपर रिटेल ट्रेडर्स इतना लॉस कर दिया, 91%, 93%, और जो प्रॉफिटेबल भी है उसमें से भी 60% लॉस कमाते हैं, क्योंकि चार्जेस वगैरह ये सब होता है. तो व्हाई इज देयर दिस फैक्टर कि समझ लो इतने लंबे टाइम से रिटेल ट्रेडर्स आर एक्चुअली लूजर्स? कभी भी हमने रिसेंट टाइम्स में, एंड इट इज लाइक ऐसा नहीं कि 1980 से होता आ रहा है, उससे पहले से भी होता आ रहा है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों होता है कि रिटेल ट्रेडर्स एक्चुअली लूज मनी इन द ऑप्शन ट्रेडिंग? सो पहली चीज है कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है. ओके, 90% जो लूज करते हैं, उसमें से जो 90% है उन्हें बेसिक्स भी नहीं पता है. ओके. अब जैसे मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ, तो ऑप्शंस को फॉर एन एग्जांपल, ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब है? लाइक यूजुअली आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ओपन इंटरेस्ट जहां पर ज्यादा है तो वहां पर मतलब सेलर्स ज्यादा हैं. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. ओपन इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक कि मैंने आपको एक फोन का, हमने बोला कि हम फ्यूचर्स में आपसे एक फोन खरीदेंगे. ठीक है. अभी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैं बायर हूं, आप सेलर हो, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना. ठीक है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, तो ये एक ओपन इंटरेस्ट हो गया. यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एक हो गया. यहाँ पे ना बायर ज्यादा है ना सेलर्स ज्यादा है, दोनों इक्वल अमाउंट में है. तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि सेलर ज्यादा है? राइट. तो ये कॉन्सेप्ट है ओपन इंटरेस्ट का. तो ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि वहां पर ट्रेडर्स कितने ज्यादा एक्टिव हैं. तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लोग उसे भी बेसिकली नहीं समझते मैक्सिमम लोग कि ओपन इंटरेस्ट क्या है. फिर बहुत डू यू बिलीव कि वो बस ऊपर से पढ़ लेते हैं एंड दे जस्ट क्रिएट अ
यू नो एनालिसिस कि हाँ अब तो बस ये हो रहा है, इसका मतलब ये है. हाँ, अब मैं बेसिक आपको समझाता हूँ. आप इंडिकेटर बहुत लोग यूज करते हैं, जैसे Yes. सिंपल मूविंग एवरेज. ठीक है. Okay. Yes. सिंपल मूविंग Yes. एवरेज क्या है? लोग बस लगा रहे हैं, क्रॉसओवर्स की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द सिंपल मूविंग एवरेज इज. मूविंग एवरेज क्या? अगर मान लो 20 दिन का आपने मूविंग एवरेज लिया है, ठीक है, 20 दिन का मूविंग एवरेज दिया, तो 20 दिन में क्या जो प्राइस रहा है, ठीक है, 20 दिन में जो हाँ. प्राइस क्लोजिंग प्राइस रहे हैं, 20 दिन के जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहे हैं, उसकी एवरेज निकालकर वो एक पॉइंट, प्राइसिंग का पॉइंट निकाला जाता है. हाँ. वो बताता है कि सप्लाई एंड डिमांड की क्या कंडीशन अभी करंटली चल रही है. अगर मान लो एक प्राइस रेंज है वहां पर, मतलब मान लो अगर ऊपर है, करंट प्राइस से वो मूविंग एवरेज ऊपर है, तो वो हम कह सकते हैं कि वहां पर सप्लाई एरिया ज्यादा है. हाँ. ठीक है. Okay. कि वहां पर Yes. आते ही वहां पे पहले मार्केट रिवर्स किया है. Yes. तो दैट हाउ इट्स मूविंग एवरेजेस. तो आप मूविंग एवरेज का मतलब समझोगे तभी तो आप उसको यूज कर पाओगे. Definitely. इट्स नॉट अबाउट द जस्ट अ सिंपल लाइक कि आपने मूविंग क्रॉसओवर एवरेज कर दिया, लाया. हाँ. क्रॉसओवर कर दिया, वो सारी चीजें. स्टोकास्टिक भी वही चीजें हैं. आप कोई भी चीज यूज करते हो, ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट, आप कोई भी चीज यूज करते हो, आप पहले उसकी बेसिक समझो. अनलेस अंटिल यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक ना, आप नहीं कर पाओगे. आपको बहुत बड़े लेवल की नॉलेज की जरूरत नहीं है. आप जो ही चीज यूज कर रहे हो, इवन जैसे आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो, 2-3 इंडिकेटर ही यूज कर रहे हो, या प्राइस एक्शन ही यूज कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक अराउंड इट, कि वो किस बेस पे फॉर्म हुआ है. और एक ही जगह स्टिक करो, आई गेस. हाँ, इधर स्टिक उधर करो. इधर उधर. एग्जैक्टली. दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट फॉर मी, कि आप जैसे अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कुछ रूल्स डेवलप किए, ठीक है. अब ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कि यू डोंट मेक प्रॉफिट्स एवरी डे एंड एवरी मंथ. ठीक है. आपके कुछ फेजेस आएंगे जहां पर आपको लॉसेस भी होते हैं. हाँ. ठीक है, लॉसेस भी होते हैं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, कि आपको अपने ट्रेडिंग रूल्स पर स्टिक रहना है. अब अगर मान लो आप, मुझे 1 महीना लॉस हो गया, तब मुझे ये शक होने लगेगा, यार मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अलग है, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, वहां पर जाऊंगा, मैं सीखने की किसी से कोर्सेज लूंगा, जहां पर जो मुझे स्ट्रैटेजी मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा. ठीक है. और वहां पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को छोड़ के, अपनी ट्रेडिंग रूल को छोड़कर फिर दूसरे के चला जाऊंगा. तो दिस इज द मेन रीजन कि लोग ना स्टिक नहीं रह पाते हैं, तो फिर बोलते हैं लॉसेस होते हैं. भैया आप 1-2 साल कम से कम देख के तो देखो ना. आप अपने ट्रेडिंग रूल जो आपने डेवलप किया है उसको देकर देखो ना. एटलीस्ट 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने कुछ तो टाइम देकर देखो उसे, कि कितनी एवरेज बैठ रही है. करेक्ट मतलब करेक्शन, मतलब आप कितने रेट पे कितना परसेंट आप सही हो, कितने परसेंट आप गलत हो, ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है. एग्जैक्टली. मार्केट का साइकिल होता है ना. मार्केट हमेशा आपके सेम कंडीशन पे नहीं चलेगी. ठीक है. ट्रू. अब ये जो आप ट्राई करोगे कि आप हर एक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग रूल बना लो, वो पॉसिबल नहीं है. क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस टाइम पे वो सिचुएशन चेंज होगा. हाँ जी. ठीक है. तो आपको ऐसे रूल्स डेवलप करने हैं जो मार्केट के हर एक कंडीशंस के हिसाब से एक एवरेज आपको ईयरली इनकम अच्छे खासी बना कर दे दे, जो आपके सस्टेनेबिलिटी के लिए रहे. ठीक है. इट्स नॉट कि आप हर एक स्ट्रैटेजी नाउ एंड देन बनाना शुरू करो, क्या इस महीने ये स्ट्रैटेजी, अगले महीने. तो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था, कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, इससे 18 से 20% निकलते हैं साल के. I've seen social media influencers as well. Definitely, I won't name them. You know, people don't stick to their own analysis, and लोग ना ऐसी आदत है कि 18 से 20% मिलेगा. So, what do you think? Is there any strategy जो बोलती है कि हाँ 18 से 20% easily मिल सकता है, और is it about कि आपको market trends को देख के अपनी strategy time to time change करनी पड़ती है? देखो, आप इसको, दुनिया में ना कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती है. इट्स अ बेस ऑफ रूल. आपका हर एक चीज का एक रूल होता है. स्ट्रैटेजी इज व्हाट की पीपल कंफ्यूज अबाउट द रूल बिटवीन रूल्स एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है. लोग इस पार्ट को ढूंढने में पूरे तरह बिजी हैं कि स्ट्रैटेजी 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 कुछ मिल जाए, बट रूल वाले पार्ट को ना भूल चुके हैं. यू हैव टू डेवलप अ रूल. सर्टेन रूल है कि आपको ये कंडीशंस होगी तो ये चीजें मैं करूंगा. एक स्ट्रैटेजीज, बेसिक स्ट्रैटेजी होती है. जैसे मान लो आपकी अगर ऑप्शंस कर रहे हो, स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, आयरन कॉन्डर हो गया, जो बेसिकली लोग करते हैं ऑप्शन सेलिंग में. ठीक है. या ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो आपका एक स्ट्रैटेजी हो गया. उसके बेस के अराउंड आपका ट्रेडिंग रूल काम करता है. वो एक बेसिक स्ट्रैटेजी है. वो आपको कभी पैसा बना के कंसिस्टेंट नहीं देगी. इसके बेस पर आपने जो रूल डेवलप किए हैं वो आपको पैसा बना के देती है. लाइक एग्जाम्पल, अब आपने स्ट्रैडल कर दिया. ठीक है. जैसे मान लो आपने एट द मनी के कॉल एंड पुट्स को सेल कर दिया.
ठीक है, कि हाँ अगर मार्केट ऐसी के बीच में रहा तो हमें टाइम डिके का फायदा मिलेगा और ऑप्शंस के प्रीमियम्स में डिके लेकर मैं प्रॉफिट ले लूंगा, ठीक है। बट अगर मार्केट नहीं कम रेंज में मूव किया, अगर मान लो वॉलेटाइल हो गया, मार्केट काफी ज्यादा मोमेंटम दे गया, मूवमेंट ज्यादा हो गया, हाँ तो फिर आपका लॉस हो गया। एक तो ऑप्शन सेलिंग में ऑलरेडी आपका कैप नहीं है, आप लॉस आप अनलिमिटेड कर सकते हो थियोरेटिकली, ठीक है। यस तो वहां पर आपका ट्रेडिंग रूल आएगा जैसे कि आपने एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं कि ओके कितने मूवमेंट्स पर ऑप्शंस, मतलब निफ्टी के या बैंक निफ्टी के या जो भी एसेट क्लास आप ट्रेड कर रहे हो, उसके कितने मूवमेंट पर आपको कितना एडजस्टमेंट करना है। ओके और ये आपको आएगा कि जब आप खुद ट्राई करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, मार्केट के मूवमेंट को समझोगे, उस एसेट क्लास के मूवमेंट को समझोगे, तब जाकर आप वो जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है ना, ट्रेडिंग का जो रूल है, वो आप डेवलप कर वो पाओगे। तभी समझ में आएगी, वरना उसके आउट अलावा ऑफ द सडन आप हाँ नहीं कर सकते हो। यस हाँ, मार्केट को समझने के लिए आप किसी की हेल्प ले लो। अगर आप इस चीज के लिए ढूंढ रहे हो कि आपको कोई स्ट्रैटेजी बता दे, आपको ट्रेडिंग रूल बना कर दे दे, वो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, उस चीज को समझने के लिए, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए आप ढूंढो। हाँ वो आपको मेंटरशिप, आप कहीं भी जाओ के कोई भी अगर वो बता रहा, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन लोग उसे छोड़कर स्ट्रैटेजी के लिए भागते हैं ना, तो वो दिक्कत होती है। पीपल गो फॉर क्विक मनी आई गेस एग्जैक्टली कि मेरे को भैया पैसे बताओ कैसे कमाने हैं ऑप्शन एग्जैक्टली ट्रेडिंग से, वो 10 गुना पैसे बताओ कैसे कमाना है। आई गेस दैट इज व्हाट दे डू। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि ऐसे स्ट्रैटेजी होती है कि समझ लो यू डू दीज रोल्स, यू डू दीज थिंग्स, कि आपने स्ट्रैटेजी कर ली, सब कुछ कर लिया। इमेजिन इफ यू वेक अप वन डे एंड आपने एक समझ लो स्ट्रैटेजी सेट कर रखी है, आपने एकदम से उस ट्रेड को देखा और वो 2% अगेंस्ट योर बुक है। So what would you do then? Would you like एकदम से आप stop? Do you take trades with stop loss for these reasons? And what is the importance of it? अगर आपने कभी stop loss नहीं भी लगा रखा, समझ लो आपने ट्रेड ली, अगेन 2% अगेंस्ट योर बुक चले गया, what is your sudden action after that? ये मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। 2020 की बात है, ठीक Okay. है। नया नया ऑप्शंस ट्रेड हमने करना शुरू किया, बहुत ठीक ठाक हो रहे थे, Okay. एंड दैट वाज द टाइम कि मैं उस समय ना हेजिंग नहीं करता था। मैं आगे अच्छा। हेजिंग बताऊंगा क्या किस हम्म, तरीके से। तो Okay. मैंने नेकेड ऑप्शन सेल कर दिया, ठीक हाँ। है। बैंक निफ्टी सेल किया था, एंड अराउंड 600 पॉइंट, ठीक है, 600 पॉइंट के आसपास, 600 या 1200 पॉइंट, आई डोंट रिमेम्बर, वो मेरे अगेंस्ट में गैप अप ओपन हुई थी। Okay. आई वेंट इन हैवी लॉस। Okay. Got it. उस दिन मुझे समझ में आया कि हेजिंग क्यों किया जाता है। हाँ। लाइक अब मैं क्या करता हूँ ना, उस दिन के बाद से मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं ऑप्शन सेल करता हूँ तो फार आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय करता हूँ। Okay. उससे दो Got your चीजें point. होती है। हाँ। पहला, आपको मार्जिन कम मिलेगा, लगेगा, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग सपोज आपको 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, लग रहा है, ठीक है। हम्म, आप फार आउट ऑफ द मनी बाय कर लेते हो, उसे हेज कर लेते हो, तो वही सेम लॉट आप 1.5 लाख रुपए जहां पे कर रहे थे, वो आपको 80,000 90,000 में हो जाएगा। Okay. Got it. ये एक बेनिफिट आपको मिलता है। हम्म, दूसरी चीज है, आपकी पोजीशन हेज रहती है इन सच सिनेरियो कि अगर कल को अगर मान लो गैप अप आपके अगेंस्ट या गैप डाउन आपके अगेंस्ट मार्केट हम्म, ओपन होता है, हम्म, तो उसमें क्या होगा ना, आपका जो रिस्क है वो कैप्ड हो जाएगा, हाँ। कि आप सर्टेन पॉइंट से ज्यादा आप लूज नहीं कर सकते हो। एंड स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, यू कैन नॉट डू आउट ऑफ द सडन, ठीक है। आउट ऑफ सडन यू कैन नॉट डू दैट। आपको ये जानना होगा कि कितना आप लूज कर सकते हो, ये कैलकुलेशन आपको मूवमेंट के हिसाब से जानना होगा। जैसे मैं बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे से समझता हूँ, Okay. लाइक इन द सेंस कि वो वर्स्ट के सिनेरियो में कितना मूवमेंट दे सकता है। अगर मैंने बहुत से बुरे गैप्स देखे हैं तो कितने देखे हैं, 2%, 1.5% इतना हो सकता है। इसके कारण मेरे ऑप्शंस प्रीमियम जो मैंने सेल किया उसमें कितना मूवमेंट आ सकता है, Okay. करंट प्राइस में क्या है, विक्स क्या है। अगर हम्म, नीचे जाता है तो विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम्स ज्यादा हो सकते हैं, हम्म, अगर ऊपर जाता है तो विक्स कम होगा तो प्रीमियम्स में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होगा। Okay. सो आई कनेक्ट ऑल दोस डॉट्स। चीज है, इज इट बेटर टू hedge your position or come out with a target and stop loss for a naked position? Like I know definitely hedging से आपका लॉस एक हद तक बहुत ज्यादा कवर हो जाता है, बट कुछ लोगों को अगर समझ लो नहीं करना hedge, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है hedge करने के, एंड दे जस्ट वांट टू टेक अ naked position, तो उस पॉइंट पे वो लोग क्या करें? इज स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस सेटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन? और देखो, अगर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट की बात कर रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट अगर आप इंटरडे बेसिस पर कर रहे हो देन इट्स फाइन। ऑप्शन सेलिंग अगर आप एडजस्टमेंट्स के साथ, जैसे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करके आप इंटरडे बेसिस पर कर रहे हो, तो आप
स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स ये यूज कर सकते हो, बट व्हेन यू गो ओवरनाइट पोजीशन, यस, ठीक है, जब आप ओवरनाइट पोजीशंस ले रहे हो तो बेटर है कि आप उसे हेज करो, नेकेड ऑप्शंस कभी मत करो। सम प्रोफेशनल्स स्टिल डू दैट, बट वो प्रोफेशनल्स हैं हाँ, ओके, ठीक है, फेयर उन्हें पता इनफ। है कि कितने सिचुएशंस पर क्या होगा। जस्ट जैसे अभी मैंने बोला कि मैं सारे डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, अभी बेसिक नए लोगों को ये सारी चीजें नहीं होंगी, हाँ, नहीं पता होंगी, नहीं हाँ, पता होंगी, ठीक हाँ, है, तो वो करना उनके लिए मुश्किल है अभी। तो सही कह रहे बेटर हो। है कि आप थोड़े से हेज पोजीशंस लो, बेसिक चीजें सीखो कि हाँ हेजिंग कितना कर सकते हैं हम, बेसिक पहले स्टार्ट करो ना। आपको स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट, अब जैसे स्टेप चलोगे तो पहला स्टेप लोगे ना, डायरेक्ट 10वां स्टेप तो हाँ, नहीं लोगे ना। ट्रू। तो पहला स्टेप लो, पहले बेसिक चीजें सीखो कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट हम्म, कर रही हैं, हम हेजिंग कैसे करते हैं, कि कितना पोजीशंस हमें कर लेना चाहिए, ये बेसिक सीखो। फिर धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस लेना शुरू करोगे ना, तो वो सारी चीजें अपने आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ना वो सब कनेक्ट कुछ होती होने जाएगी। इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, लर्निंग अबाउट ऑप्शंस देन स्ट्रेट अवे गेटिंग इनटू ऑप्शंस, आई गेस। हम्म, कि आपको एटलीस्ट आप अगेन स्ट्रैटेजी के लिए नहीं, लेकिन फॉर क्या कहते हैं एक्चुअली मेंटोरशिप एंड एवरीथिंग एल्स टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। या तो इफ यू टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग कि स्टॉप लॉस इंट्राडे के अंदर कर सकते हैं एंड एवरीथिंग, what is the risk to reward ratio one should go for? What do you go for? कि 2 to 1 का risk to reward ratio best रहता है, या 1 to 1 का, whatever the whole scenario is, what is your strategy in this कि आप कौन से risk to reward ratio के लिए जाते हो, and what is actually a very decent risk to reward ratio, and how can someone come up with it कि कोई calculate कैसे कर सकता है? अच्छा, रिस्क टू रिवॉर्ड का बहुत सारे आपको वीडियोस दिख जाएंगे सोशल मीडिया पर, बट देखो एक कॉन्सेप्ट आप समझो। जैसे मान लो आपने रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत नॉर्मली आपने सुना है कि 1:2 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब जैसे मान लो 1:2 है, ठीक है, हम्म, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको हम्म, समझाता हूँ। 400 के प्रीमियम को सेल किया, ठीक है, हाँ, 200 मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, मुझे मिलने को 400 है, 200 मेरे जाने को है, हाँ, 1:2 का 1 to रेशियो 2 है। बन गया, बट हाँ, मार्केट बीच में ऐसा सिचुएशन हो गया कि वहां से रिवर्स कर सकता है, तो मैं उस रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए तो नहीं बैठूंगा। हाँ, fair enough. मुझे पता चल गया ना कि भाई मार्केट नीचे अब नहीं हम्म, होगा जितना उसका हम्म, जाना था, अब यहाँ से कुछ सिचुएशंस हम्म, ऐसे आ गए हैं कि अब वो बन चुका है उसका जो भी टारगेट था, तो अब हम्म, वहां से वो और नहीं जाएगा, तो मुझे हाँ, अपना पोजीशंस बुक करना है, हाँ, तो ठीक है। for that point you need to be active. एग्जैक्टली तो यू कैन नॉट मेक दैट थिंग कि ये एक चीज है सर्टन है कि हाँ, ये यही रिस्क टू रिवॉर्ड होगा। ये हम्म, आपके ट्रेड टू ट्रेड डिफर करती है। हम्म, मार्केट का सिचुएशन क्या है, अगर मान लो मैंने 1:2 का मैंने टारगेट बना लिया, तो अगर जब तक मैं 2 नहीं पहुंचेगा, मैं नहीं निकलूंगा, तब मैं लॉस ही करूंगा। हम्म, यू हैव टू, अगर ठीक है, अगर मुझे मिल रहा है, जिस हम्म, टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था तब 1:2 1:3 का सिनेरियो बन रहा था, हम्म, बट इन द मिडिल अगर मुझे पता चल रहा है कि नहीं अब नहीं हो सकता, तो मैं निकल जाऊंगा ना मैं फिर। हाँ, fair enough. तो बेटर है 1:1 से ज्यादा आप ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी रखो, जो भी आपका रूल है आप उससे हम्म, ज्यादा की रखो, हम्म, बट यू हैव टू बी एक्टिव। ये आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि अगर हम्म, मार्केट उससे कम भी दे रही है और मुझे हम्म, सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम्म, आप निकलने के लिए उतने एक्टिव रहो, उतने खुद को तैयार करके रखो, हाँ, रेडी करके रखो कि नहीं अगर ऐसा होगा तो यू हैव टू बी लाइक दैट कि हाँ मैं हम्म, एग्जिट करूंगा। हम्म, होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, हाँ, पीपल डू इन ट्रेडिंग विथ होप। yes, तो होप स्ट्रैटेजी नहीं होती है किसी भी चीजों में, दुनिया में कहीं भी होप कोई भी सॉल्यूशन नहीं है होप, yes, yes, लक ठीक हो है। सकता है एक हद तक, बट एक होप हद नहीं, तक लक हो सकता है, लेकिन बट होप उम्मीद एंड नहीं। होप दिस इज नॉट I guess स्ट्रैटेजी। when you're trading, never do it with emotions. That is, इमोशंस तो आते ही हैं यार, हाँ, बट वही that is मैंने inevitable. But I guess experience के साथ, are you able to, like you are an option seller now. हम्म, With experience, obviously, आपके emotions while trading obviously कम तो हुए होंगे, like हाँ going for FOMO, greed और जो भी है. हाँ देखो, सबसे पहले एक चीज समझना है कि मार्केट सिर्फ कल भर के लिए या आज भर के लिए नहीं है, हाँ, वो आज से 100 साल 200 साल पहले भी था और आगे भी रहेगा, हाँ, और कल जिसने अपॉर्चुनिटी दी है वो आगे भी देगा। हाँ, तो अगर आज मेरा लॉस हो रहा है, मेरे फेवर में नहीं जा रहा है मार्केट, तो लॉस लो और निकलो ना यार। हम्म, यू डोंट हैव टू, लाइक हम क्या कर जाते हैं ना कि ट्रेड के साथ ना हम दिल लगा बैठते हैं, हाँ, सिंपली इज दैट कि नहीं true. मैंने ट्रेड लिया है वो गलत कैसे हो सकता है, हम्म. राइट कि ये होना ही होना है, मैं वो सर्वज्ञानी हूँ। बायसनेस आ हाँ, जाता है कि वो आ जाता है ना कि समझ गए. इनिशियली मेरे साथ भी होता था जब हम ट्रेड कर रहे होते थे, मतलब मी एंड माय ब्रदर, हम जब ट्रेड हम्म, कर रहे होते थे,
तो हमारे साथ भी ऐसा ही चीज होता था इनिशियली कि अरे अरे नहीं होगा होगा होगा, हम्म, हमारा होने का कोई बेस नहीं है, हाँ, ठीक है, कि मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ, उसका कोई बेस तो होना चाहिए ना, किस हम्म, बेसिस पर मैं, किस डेटा पर मैं बेस हम्म, वो होप कर रहा हूँ। अदरवाइज तो तुक्का ही लगा रहे हो आप कि वही हाँ वही कि ना, वो मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर मार्केट जाएगा। नीचे तो गया। यू हैव टू बी इमोशंस ऐसे आपको रखने कि आपको ये समझना है कि अगर चलो आज मेरे फेवर में नहीं है, आप कट करो पोजीशंस, अगले दिन मुझे फिर मार्केट हम्म, अपॉर्चुनिटी देगा, अगले हम्म, दिन फिर मुझे ट्रेड वो देगा। ट्रेड को आप लेके नहीं बैठ सकते जिसमें आपको लॉस हो गया, लाइक यू नहीं, कांट, यू हाँ, हैव टू मूव ऑन हाँ, वेरी ये क्विक। चीज आपको सर्टेन करनी होगी। जो एक ही चीज सर्टेनिटी है इन होल ट्रेडिंग कि आपको लॉस आपका सर्टेन रखना ही पड़ेगा। टारगेट के साथ आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, लॉस के साथ कभी फ्लेक्सिबल मत होना, कभी नहीं। आई रिपीट इट, नेवर। लॉस के साथ फ्लेक्सिबल होने का मतलब कि, मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्टली इन द सेंस कि जैसे मान लो कि आपने कोई स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने बैंक निफ्टी निफ्टी चलो मान लो आपने बाई किया है 22,000 पर, ठीक है, एंड 21,900 उसका आपका स्टॉप लॉस है। मार्केट वहां हवर कर रहा है, वहां पर चला गया। अब आप बोलोगे कि एक कैंडल और वेट कर लेता हूँ, हाँ, 21,900 पे उसने क्लोजिंग दे दिया है। अब आप वेट करोगे कि अरे यार यहाँ पे तो अभी जस्ट क्लोजिंग दिया, यहाँ से कहीं रिवर्स भी कर सकता है। यू विल फील दैट जो मार्केट रेगुलर देखते हैं वो रेजोनेट करेंगे, ठीक है, कि आपने स्टॉप लॉस 21,900 पे रखा, वहीं पे क्लोजिंग दे दिया एग्जैक्टली। अब आपके दिमाग में हो पाएगा कि अरे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ये सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से उठेगा, हाँ, हटाओ स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस हटाओ और ये अगले कैंडल में पक्का उठेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और वो होता है क्या है कि अगले कैंडल वो इतना बड़ा बनेगा कि आपका 800 700 पर जाके क्लोज होगा, मतलब वो आप लॉस के साथ वहां पे फ्लेक्सिबल हो गए, फ्लेक्सिबल हो गया। और वो दैट इज योर मिस्टेक आई गेस। ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने, मैं आपको बताता हूँ सर्टेनिटी के साथ आपको ट्रेड करने में क्या होता है। चलो मान लो आपने यहाँ पर कट कर दिया और यहाँ से रिवर्स कर गया, हाँ जी। ठीक है, तो आप प्राइस को आप एक ये समझ गए ना, अब यहाँ के प्राइस का मूवमेंट आप समझो, यहाँ से रिवर्स किया, तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलर्स जो कोशिश कर रहे थे, पर बायर्स वापस से स्ट्रांग हो गए हैं, और आपको स्ट्रांग रिवर्सल टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई वीक कैंडल बन रहा है या कोई डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है, कोई स्ट्रांग मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम अच्छा देखने को मिल रहा है। हाँ, तो अब आपको ये होगा कि नहीं, अब हो सकता है कि मैं गलत था, स्टॉप लॉस ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक और ट्रेड मिल रहा है, तो यू कैन रिवर्स योर ट्रेड अगेन, गो फॉर इट, गो फॉर इट, यू बट नीड टू मूव ऑन फ्रॉम हाँ, योर थिंकिंग कि मैं, हाँ, कि बायसनेस से आपको हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। कि मैं सही था, कि मतलब आपको मानना पड़ेगा मैं गलत था, एंड यू हैव टू एक्चुअली गो अगेंस्ट योर ओन बुक। हाँ, एग्जैक्टली। Okay, got it. Let's talk about investing, Nifty and economic data as well. First, let's come on to investing. So there are some people who say Nifty is expensive, Nifty is cheap. For you as an investor, what do you look in the market? Like there are, forward P ratios, CAPE ratios, market cap to GDP, all these type of datas. So to add and cut equity exposure in your portfolio, what do you do specifically? सो ये डेटास जो हैं, जैसे पी रेशियो हो गया, हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चल रहा है, जीडीपी के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, तो ये सारे रेशियोज आपके एक इंडिकेशंस हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जाते हो, हम्म, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप जाओ, व्हेन यू सी कि हाँ यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहा है कि ये एक्सपेंसिव हो रहा है, देन यू गो थॉरली कि हाँ निफ्टी में कौन कौन से इकोनॉमिकल सेक्टर्स हैं, जस्ट लाइक एफएमसीजी में कंज्यूमर डिमांड क्या हो रही है, फिर यू सी फार्मा में क्या चल रहा है, आईटी सेक्टर्स में क्या चल रहा है, जो पूरे मार्केट को ड्राइव कर सकती है, yes. पूरे इकोनॉमी को ड्राइव कर सकती है, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वहां अगर प्रॉब्लम मुझे दिखती है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हाँ पी रेशियो देखा मैंने, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा, करंट जीडीपी की ग्रोथ क्या है वो देख रहा हूँ, उसके बाद मैं फिल्टर आउट करूंगा नेक्स्ट इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे, Okay. कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या क्या चीजें हैं जो उसको इम्पैक्ट कर सकती है। देन आई गो पर्सनली थॉरली कि कंज्यूमर स्पेंडिंग्स क्या हो रही है, फिर आईटी सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कि हाँ अगर कमिंग ऑटो सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एफएमसीजी की डिमांड कहाँ पर है, Okay, तो got it. ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, और ये आपको पता कैसे चलेगा ये मैं बता देता हूँ, आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे, वहां पर आपको, एंड यू डोंट हैव टू जस्ट रीड हेडलाइंस, यू हैव टू गो थ्रू द एवरीथिंग, यू जस्ट गो थ्रू एवरी लाइंस ऑफ दैट आर्टिकल, और उसमें आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिशियल्स हाँ, उसके रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं, वहां पर वो बोलेंगे कि हाँ अगर एफएमसीजी में है तो दीज आर द डिमांड्स विच आर
कमिंग थ्रू। अब जैसे मान लो अभी मैन्युफैक्चरिंग आईपीपी डेटा जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रही है, हाँ तो वहां पर आप आर्टिकल में हेडलाइंस में तो आप पढ़ लिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करे मतलब इकोनॉमी ग्रो करेगी, बट जब आप आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा जो ओनर्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि हमें प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, ओके डिमांड इंक्रीज हुई है ड्यू टू द एक्सपोर्ट्स टैरिफ का सडन इंक्रीज हुआ उसकी वजह से, पर अगर इनपुट कॉस्ट जो है उनकी वो इंक्रीज हो गई, तो तो उनका नाउ यू, मार्जिन हाँ स्क्वीज तो होगा मार्जिन स्क्वीज हो गया, तो ये हाँ पॉजिटिव न्यूज नहीं होगा ना। यस यस और इट डिमांड, डजंट डिपेंड ऑन द फैक्टर कि इस वाली अर्निंग्स ग्रुप लाइक इस क्वार्टर में अर्निंग ज्यादा है या कम है इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जैसे आप बता रहे हो कि मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं मार्जिन क्या इफेक्ट कर सकते हैं उसके, ओके अगर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ऑन बैंकिंग सेक्टर्स में मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप रिजल्ट्स देखोगे पिछले 2-3 क्वार्टर से, हाँ तो एडजस्ट किए जा रहे हैं रिजल्ट्स, ओके एडजस्ट व्हाट डू किए यू जा, मीन मतलब यहाँ के रिजल्ट्स, मतलब अगर प्रॉफिट्स कहीं दिखाया जा रहा है तो वो कहीं और से कट करके यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो इन ओके बैंकिंग टर्म्स में आपको बताता हूँ, अगर मान लो कहीं प्रॉफिट्स है तो प्रोविजंस कट किए जा रहे हैं, प्रोविजंस इज द सेंस कि जब आप एनपीएस को कवर अप करने के लिए अपने हाँ प्रॉफिट से निकाल कर देते हो, हम्म ठीक है, तो एनपीए थोड़ा इंक्रीज हो गया तो यू डोंट कि हाँ एनपीए इंक्रीज हुआ बट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो मार्क लोगों के सेंटिमेंट में वो प्रॉफिट इंक्रीज दिखता है, हाँ ठीक है। ओके जहां पर एनपीए बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पर प्रोविजंस प्रॉफिट से निकाल के प्रोविजंस में डालना उनकी मजबूरी हो जाती है, तो हम्म प्रोविजंस में आ गया तो फिर बोलते हैं कि अरे वो हल्का प्रोविजंस में हमने ये ऐड किया इसकी वजह से हमारा मार्जिन स्क्वीज हुआ, नेक्स्ट टर्म्स में हम बढ़ा देंगे। बट बट दैट इज isn't that negative for the banking sector अगर प्रोविजंस बढ़ रहे हैं हाँ, प्रोविजंस अगर बढ़ रहे हैं तो दैट्स द नेगेटिव पॉइंट, वही तो मैं कह हाँ रहा हूँ, लाइक बट इफ, बट बैंक्स ऐसे दिखाते नहीं है हाँ, दे कोई भी ऑफिशियल्स होगा ना अपने जो हम्म कंपनी की रिजल्ट्स होती है वो अच्छे से अच्छे प्रेजेंट करना चाहेगी, बट हम्म इट्स देयर, वो मजबूरी है उनकी कि वो सारी चीजें ना आपको उस वे में उनको लिखना पड़ेगा अच्छा कि ये चीजें ओके हैं। बट अगर जैसे उन्होंने प्रोविजंस इंक्रीज किया, ठीक है, तो हम्म उनके आगे के स्टेटमेंट में आपको दिख जाएगा कि हाँ कमिंग डेज में हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, डिपॉजिट्स अच्छे हुए हैं, काशा रेशियो हम्म अच्छा हुआ है, हम्म तो यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, तो वो हर हाल में वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डिस्प्ले करते हैं। ओके तो दैट इज व्हाई आई सेड कि हाँ जो पिछले 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बस मतलब एडजस्टमेंट वाले रिजल्ट्स हैं कि इधर ओके से निकाल कर इधर किया गया, इधर से निकाल कर इधर किया हम्म गया। तो दैट इज हाउ आई सी, मतलब निफ्टी का अगर आप देखोगे तो 22-23 पी जो है वो एक अलार्मिंग पी है, ओके ठीक है, 16 टू 18 हम्म अगर है, 16-18 के रेंज में हम्म है तो इट्स अ हम्म गुड, ठीक है, हाँ 2021 तक भी ठीक है, हम्म बट वंस इट क्रॉस द 2021 ना तो फिर इट्स काइंड एक ऑफ कि अलार्मिंग रेट पे हाँ अलार्मिंग पहुंच रेट हो जाता है कि यहाँ कुछ तो ओके गड़बड़ है। ओके गॉट इट अब आई गेस मार्केट के अंदर देयर इज अ बिग टग ऑफ वॉर एफआईआईज और डीआईआईज के बीच में हम्म, एफआईआईज have sold more than 9 lakh crore worth of securities, whereas DII have bought, 15 lakh crore worth of securities. अब चीज क्या है FIIs, if you look at the valuation concerns from FIIs and I like Indian rupee depreciations with increase in taxes जो last year आए थे. So considering these factors, अगर if you are an FII, आपको returns मिलेंगी ही नहीं because the rupee is depreciating, मतलब आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है. Wouldn't you prefer to invest in your country like in US Treasury bills itself? What's हम्म, your take on it? Like, तो एफ की बहुत सारे फैक्टर्स हैं, hmm, ठीक है, एफ का मेनली पहला फैक्टर होता है द कैरी ट्रेड, okay, विच इज आई एम एक्सप्लेनिंग काइंड ऑफ, इसको कैरी ट्रेड ही कहते हैं। वंस एक जगह पर आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, hmm, मतलब कम मिल रहा है अपने कंट्री में और दूसरी कंट्री में उससे ज्यादा मिल रहा है, हाँ, तो इन्वेस्टर्स वहां से उठाकर इस कंट्री में डालते हैं क्योंकि उन्हें hmm, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, okay, ठीक yeah, है, कि मतलब हाँ अगर यहाँ पर ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जैसे बेसिकली बॉन्ड्स ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही hmm, इन्वेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हमें मिल hmm, रहा है, ठीक है, hmm, तो वहां से उठाकर यहाँ पर डालेंगे। hmm, यूएस में करेंटली क्या है, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी हाई पर है, hmm, 5.5 hmm, के आसपास है, ठीक है, hmm, hmm, एंड इंडिया में 4.5 के आसपास यूएस बॉन्ड्स है और इंडिया हाँ, में 5.5 आ चुका है, हाँ, तो सिर्फ 1% का गैप है, और अगर करेंसी कन्वर्जन देखें तो वो भी उन्हें मिलेगा नहीं, हाँ, ठीक है, और hmm, आगे करेंसी डिप्रिशिएशन का रिस्क भी है, तो hmm, ये जो फ्लो है ये यहाँ पर अभी कट डाउन हो गया है, okay, got ठीक it, है, अनलेस अंटिल ये ना बढ़े या तो ये ना घटे तब hmm, तक ये बैलेंस आउट होगा नहीं। हाँ, कमिंग got डेज it, में अगर यूएस की बॉन्ड यील्ड्स अगर डिक्रीज हो जाती है, 2 पर आ जाती है, 3 पर आ जाती है या hmm, 1.5 पर आ जाती है, तो ये हमारा बहुत से बहुत 4.5 से नीचे यूजुअली नहीं जाता है, नहीं जाता. तो ये इफेक्ट इनको फिर फायदा मिलेगा, फिर फ्लोज आना हमारा Hmm. शुरू हो जाएगा। बट आई गेस फ्लोज इंडिया के तभी बढ़ेंगे जब यूएस के बॉन्ड यील्ड्स भी
towards downer side, हाँ, like downside इंटरेस्ट रेट जाएंगे. कट होना शुरू होगा तो हाँ. इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा तो वहाँ इंटरेस्ट यील्ड्स डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे. Hmm. यील्ड डिक्रीज होंगे तो फिर उन्हें अगर यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट में इंडिया बेस्ट प्लेस पर है अभी करंटली. Okay. एशियन मार्केट में अगर Yep. ऐसे हम देखें इस मामले में तो इंडिया पे वो आना शुरू हो जाएगा. ये Hmm. एक फैक्टर हो गया. रुपीज डिप्रिशिएशन जो आप बोल रहे हो ये कैरी ट्रेड में भी काम आता है और जो इन्वेस्टिंग नॉर्मल इन्वेस्टिंग होती है उसमें भी काम Hmm. आता है. वंस द एफआईएस का इन्फ्लोज आना शुरू हो जाएगा ना तो रुपीज पे भी वो इट्स काइंड ऑफ साइकिल. ठीक है, Hmm. एफआईएस का इन्फ्लोज आया तो रुपीज फिर अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी. हाँ. ठीक है, Okay. उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी Definitely. रुपीज की. तो Definitely. फिर Yeah. और जो एफआईएस हैं बाकी के एफआईएस हम्म. इक्विटी मार्केट में भी आना शुरू करते हैं कि अब उन्हें करेंसी रिस्क थोड़ा कम आता है. हाँ. और Okay. करेंसी रिस्क को जब इक्विटीज में और ये सब करते हैं ना तो हेजिंग करते हैं करेंसीज फ्यूचर्स को बाय करके. Okay. ठीक है, Got it. तो एक ऐसा है ना कि जब वो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है ना मतलब हम्म. वो एक्सट्रीम महंगा पड़ जाता है तो उन्हें हेजिंग भी मतलब वो महंगी पड़ने लगती है. हाँ. Okay. इट Got इज it. काइंड ऑफ मतलब ऐसा समझो ये थोड़ा कैलकुलेटेड बेसिस पे Okay. थोड़ा This डिफिकल्ट है can समझना. we take an example? समझ लो कि अगर मैं एक FII हूँ हाँ. और मेरे को 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं इंडियन मार्केट के अंदर और फिर उस चीज के रिलेटेड आप एग्जांपल बताओ कि लाइक उसके बाद कैसे मेरे को करेंसी के फ्यूचर्स लेने होते हैं. इफ यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ एग्जांपल फॉर्म ऑफ इट. ये थोड़ा मुश्किल है बट क्योंकि अगर आप देखो कि अगर करेंसीज 100 रुपीज आप दे रहे हो ठीक है, हम्म. फ्यूचर्स उसके बाई करोगे. हम्म. ठीक है, उसके फ्यूचर्स को बाय करके आप हेज करते हो उसकी कैलकुलेशन बेसिस पर होती है कि हाँ उतना कैलकुलेट करके कितने आपको पोजीशंस लेने हैं. ओके. और उस पोजीशंस की फिर आपकी जो अमाउंट है वो भी तो लगेगी ना. लाइक हम्म. यू आर हेजिंग तो उसकी भी तो कॉस्टिंग लगती है. हम्म. तो उस कॉस्टिंग को भी वो मैनेज करते हैं कि हाँ वो हाई जाएगा या लो जाएगा. तो एक एक्सट्रीम हम्म. लेवल पर अगर डिप्रिशिएशन के चांसेस ज्यादा हैं तो वो हाई भी जा सकता है. ओके. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. मतलब इसकी बेसिक कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. मतलब बहुत सारे कैलकुलेशंस बेसिस पर करके वो निकालते हैं कि कितने एक फ्यूचर्स लॉट लेने हाँ. हैं. इट्स नॉट जस्ट लाइक अ नॉर्मल हेजिंग. ठीक है, क्योंकि करेंसी रिस्क बहुत कितने बड़ा है. परसेंटेज से करना है हाँ इतने वो दे हैव वैसा टू डू नहीं. इट टाइम टू हाँ टाइम बेसिस हाँ कि टाइम उस टू टाइम टाइम पे. बेसिस तो एग्जैक्टली मैं वो नहीं बता पाऊंगा आपको कि हाँ यही एक ऐसा ओके. होता है. ये गॉट एक इट. फॉर्मेट है. ठीक है, बट ओके. दे हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. तो ओके. वो एक रिस्क हो जाता है आपका इक्विटी मार्केट में. और जब करेंसीज स्टेबल होनी शुरू हो जाती है तो इक्विटी मार्केट भी में भी फ्लोज आना शुरू हो जाता है. Okay, इक्विटी मार्केट got it. पर Then we can, the only way we can see it here, keep till the time we don't have higher, difference in the bond yields, तब तक effects equity market पे भी नहीं आएंगे. Is that what you're trying to say? दिस इज वन फैक्टर. Okay, सेकंड फैक्टर वैल्यूएशन. okay. ठीक है, हमारा जो करेंसी सॉरी हमारा जो Market. इक्विटी हाँ. मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन जब तक अच्छा नहीं होगा सटल नहीं होगा तब तक वो भी आने थोड़े मुश्किल है. Okay, ठीक है, got it. क्योंकि अगर वैल्यूएशंस अच्छे होंगे दे हैव अ लार्ज चंक ऑफ मनी. ठीक है, लार्ज चंक हाँ. ऑफ मनी दे नीड टू हैव वर्थ ऑफ दैट लार्ज चंक ऑफ मनी. इट्स नॉट कि हाँ. हमारा वैल्यूएशन बहुत खराब है बट इट्स नॉट वर्थ फॉर दैट लार्ज चंक ऑफ मनी. ठीक वो है, रिस्क टेकिंग के लिए भी. रिस्क टेकिंग हाँ. के लिए अभी नहीं है. हाँ. इकोनॉमिकल सिचुएशंस जो है करंटली जो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है उसके करेंसीज के रिस्क फिर इंटरेस्ट रेट के रिस्क ये सारे रिस्क जो अभी करंटली चल रही है वो वैल्यूएशंस को अभी जस्टिफाई नहीं कर रही हैं. Fair enough. उनके पैसे के इनफ्लोज को. हम्म. तो जब तक या तो वैल्यूएशंस बहुत अच्छा ना मिल जाए और उसके लिए मार्केट को या तो सेटल होना होगा. अब मार्केट दो तरीके से सेटल होगा, या तो प्राइस करेक्शन होगा या तो टाइम Time करेक्शन correction. होगा. Yes. I guess time correction is worse than price correction. What would you नो call it? No. इट्स टाइम करेक्शन इज ठीक है. टाइम करेक्शन में लोग पेशेंस लूज नहीं करते हैं. Okay. लाइक Got it. नॉट पेशेंस लूज मतलब ये हाँ चलो उनका लॉसेस नहीं दिख रहा होता उतना. हम्म. दे But हैव they, हाँ हाँ. कि यार कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है कुछ रिटर्न. खराब तो दोनों है हाँ. Yeah. बट टाइम करेक्शन में ये होता है ना कि आपको लॉसेस नहीं उतने दिख रहे होते हैं हम्म. बट प्राइस करेक्शन में आपको लॉसेस भी दिख दिख रहे रहे होते हैं. होते हैं. Got it. दैट्स अ डिफरेंस. Let's talk about tariffs first. हम्म. कि फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट टैरिफ्स. कि मैंने देखा था कि टैरिफ्स की वजह से ट्रम्प इज एबल टू कट अ लॉट ऑफ डील्स, जिसकी वजह से जो उसको करंट ईयर में $9 ट्रिलियन विद $1 ट्रिलियन इन इंटरेस्ट जो उसको पे बैक करना था, ही इज एबल टू डिले इट जितना वो कर सकता है. सो अब टैरिफ्स आई डोंट थिंक इज लुकिंग एज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कि इज टैरिफ्स इनफ टू deal with the whole debt situation that is going on in US? टैरिफ इट्स जस्ट लाइक टू ट्रम्प पहली बार टैरिफ के बारे में बात नहीं कर रहा. वो जब पिछले बार प्रेसिडेंट बने थे उससे पहले से वो टैरिफ्स के बारे में बात कर रहे हैं. Okay. तो
इट हैज आई थिंक वेरी लेस कनेक्शन टू द इंटरेस्ट जो डेट इशू है हम्म, उनसे, ठीक है। ओके बहुत मतलब मिनिमल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टैरिफ से की बातें वो बहुत पहले से कर रहा है, ओके ठीक है। एंड करेंटली टैरिफ आई थिंक जुलाई मंथ में 28 और समथिंग 27 बिलियन डॉलर्स उन्हें कलेक्शन हुआ है। ओके एंड दिस ईयर दे आर कंसिडरिंग 300 बिलियन डॉलर्स, हम्म ठीक है, कमिंग इसमें, और 3-4 साल में 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स दे आर प्लानिंग। तो इतना अगर आप देखो इंटरेस्ट रेट, मतलब सॉरी, जो डेट करेंटली है और जो टैरिफ से इनकम आ रहा है वो बहुत मिनिमल है, हम्म ठीक है। उसके कंपैरिजन अगर आप देखो, हम्म 1 ट्रिलियन का आपको इंटरेस्ट पे करना है अभी करेंटली, हम्म और आपकी एनुअल टैरिफ की जो कलेक्शन है वो 300 बिलियन डॉलर्स की है। ओके तो यू कैन नॉट मेक yeah दैट सिग्निफिकेंट, yeah ठीक है। प्लस जो नेगोशिएशंस की वजह से जो बिजनेसेस आए हैं, हम्म करेंटली 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी पूरी डील्स करेंटली हो रही हैं, हाँ ठीक है। हाँ तो वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता, इमीडिएट रेवेन्यू नहीं है गवर्नमेंट के लिए। ओके और 4 ट्रिलियन डॉलर्स में बहुत ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट्स को नहीं मिलेगा। ओके इट विल मतलब इट विल काइंड ऑफ ग्रो विद द इकोनॉमी, मतलब कंज्यूमर्स जो हम्म यूएस की इकोनॉमी है उसको ग्रो करने के लिए वो अच्छी है। ओके पर वो जो डेट इशू है वो उसको टैकल डाउन कर ले, वो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि that is not that easy हाँ, दैट इज नॉट दैट इजी कि हाँ वो 4 ट्रिलियन से वो डायरेक्ट रेवेन्यू वो कंज्यूम कर पाए गवर्नमेंट, जो उससे okay वो डेट रीपेमेंट कर पाए। ओके डेट रीपेमेंट इस साल जैसे मैंने आपको बताया लाइक जिस जैसे हमने बात करी अभी इस साल 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन नॉर्मल डेट रीपेमेंट एंड 1 ट्रिलियन डॉलर इन इंटरेस्ट इन नेक्स्ट 3 to 4 years इट इज नियर 25 ट्रिलियन डॉलर्स जो उनको अभी भी रीपे करना है in this situation, it is a very big problem for the US itself. And they are running out of options. And I guess there is only one option that is to refinance it. What do you think? How will they able to do that? And what will be, the ways to refinance it and what will be its consequences? What is your take on it? सो रीफाइनेंसेस की दो चीजें हैं। पहली, जो इंटरेस्ट रेट अगर कट हो जाती है, Yeah. तो अगर पहली चीज है, रीफाइनेंस के लिए तो उन्हें लेना ही पड़ेगा लोन्स, न्यू डेट लेना पड़ेगा, ताकि वो पुराने डेट को रीफाइनेंस करके उन्हें चुका सके। जो हाँ, इन्वेस्टर्स जिनसे उन्होंने पैसे लिए उनको हाँ, उनको देने हैं, तो वो नए डेट से लेकर फिर उसे चुकाते हैं। तो इसी होल हम्म, प्रोसेस को हम रीफाइनेंस कहते हैं, ठीक है। हम्म, अब नए डेट लेने होंगे तो उन पे जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो हम्म, उन्हें इन्वेस्टर्स को देना होगा, हम्म, ठीक है। yes, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो उन्हें मजबूरी उस हाई इंटरेस्ट रेट पर रीफाइनेंसिंग करना पड़ेगा, which will जो cause a problem in future. हाँ, जो कि Okay, उनके इंटरेस्ट रेट को और बड़ा करेगा, okay, ठीक है। अगर यहाँ पर फेड जो उसकी सेंट्रल बैंक है वो अगर इंटरेस्ट रेट कट कर देती है, करेंटली 4.5 है, ठीक है, अगर वो कट करके 3 ले आती है, 2 ले आती है, तो वो okay, 2% इंटरेस्ट जो उन्हें रीफाइनेंस के लिए जो डेट नए डेट्स में लेने mhm, हैं, उसमें वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उनका कम हो जाएगा, okay, ठीक है। got it. और इंटरेस्ट रीपेमेंट कम होना इज लाइक फिस्कल डेफिसिट में कम होना यूएस की, Hmm. जो कि करेंटली उनका 30% आई थिंक फिस्कल डेफिसिट Hmm. वो डेट रीपेमेंट ही है, Okay. जो इंटरेस्ट रीपेमेंट कर रहे हैं, हाँ. ठीक है, उनका ये है। तो इंटरेस्ट अगर कम इंटरेस्ट रेट पर ले रहे हैं, अगर डेट कम इंटरेस्ट रेट पर ले रहे हैं, तो उनको रीफाइनेंसिंग में ये एक फायदा मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर में फ्यूचर। ओके दैट इज व्हाई ट्रम्प इज ट्राइंग टू फोर्सिंग जर्मी पॉवल कि आप इंटरेस्ट रेट कट करो, हाँ उसके पीछे पड़ा हुआ है कि उसके हाँ पीछे पड़ा हुआ। बट विल ही डू दैट व्हाट इज योर टेक ऑन इट बिकॉज अ, लाइक मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी ही इज थ्रेटनिंग ऑफ हिम विद मेजर लॉसूट्स कि आई विल फाइल दिस केस एंड ऑल दोस थिंग्स एंड जो अभी करंट लेटली जो अगस्त 12 को सीपीआई डेटा भी आया था दैट इज आल्सो टुवर्ड फेड रेट कटिंग बट जेरोम पोवेल कह रहा है कि वो अग्रेसिव रेट कट्स नहीं करेगा सो हाउ विल द होल सिचुएशन बी टैकल्ड ओके, फेड की दो मेजर कंसर्न रहती है। पहला, इंटरेस्ट रेट कट कंट्रोल में रखना, दूसरा एम्प्लॉयमेंट। यस तो ये दोनों उनका मेजर ये है कि दोनों को बैलेंस आउट करके हमें चलना है इन कंट्री, ठीक ओके है। एम्प्लॉयमेंट रेट खराब है, पर इंटरेस्ट रेट सॉरी इन्फ्लेशन जो रेट है हाँ वो कंट्रोल में नहीं है। तो यस इसके बीच में ना फेड फंसा हुआ है, जो कि थोड़ी बुरी सिचुएशन है फेड के लिए, क्योंकि एक तरफ आपका जॉब है वो ग्रो नहीं कर रहा है, यस और इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, नीचे नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। तो अभी जो करंटली इन्फ्लेशन डेटा आई है उसमें अगर आप सीपीआई डेटा देखोगे तो वो थोड़ा कंट्रोल में है, स्टिल उनके लिमिट जो 2% है उससे ऊपर ही है, पर वो कंट्रोल में है। पर कोर सीपीआई अभी भी कंट्रोल से बाहर है। ओके और कोर सीपीआई इज द कि आप फ्यूल, एनर्जी और जो फूड है उसको अगर ये कोड करते नेसेसिटीज आई गेस अ, नेसेसिटीज वो होती हाँ, कोर सीपीआई आप
जो एनर्जी प्राइस है और फूड प्राइस है उसको अगर आप हटा देते हो तो कोर सीपीआई आपका आ जाता है, ओके ओके ओके, ठीक है? गॉट इट। तो जो बाकी के चीजें हैं अगर वो आते हैं तो वो आपका So जो CPI is including everything, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, or इंक्लूडिंग core पेट्रोलियम CPI एंड is core CPI is excluding energy prices or including like एक्सक्लूडिंग energy. एनर्जी Okay प्राइसेस, okay ठीक है? okay. My तो bad. ये Yeah. आपका कोर्स, Okay. क्योंकि अब जैसे मान लो पेट्रोल का दाम अगर बढ़ गया, क्रूड ऑयल की दाम बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली हाई हो गया। तो हाँ. वो एक इंडिकेशन हो जाता है कि हाँ यार, जो क्रूड ऑयल है उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। Hmm. तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस, जो एनर्जी प्राइस, अगर उसको हम हटा दें, एक्सक्लूड Okay. कर दें, फूड की प्राइस जो होती है वो अगर एक्सक्लूड कर दें, तो हमारा जो बाकी जो चीजें हैं, तब Hmm. हमें रियल पिक्चर आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली में ये, अगर मान लो ये टेबल महंगा है या नहीं है। Hmm. Okay. अगर मैं Got it. उसको हटा दूं, Hmm. एनर्जी प्राइस को हटा दूं, तब Hmm. मुझे पता चलेगा अच्छा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग और इसकी जो डिमांड Hmm. है, डिमांड की वजह से ये इन्फ्लेशन हाई है या Hmm. सप्लाई की वजह से Hmm. है, क्या है। Hmm. तो ये आपको तब पता चलेगा। तो दैट इज हाउ द कोर सीपीआई इज वर्क, Okay. ठीक है? तो कोर सीपीआई को फेड ज्यादा मैटर करती है। बट अभी जो सिचुएशन है, जो प्रेशर है फेड पर, तो आई थिंक जो सीपीआई अभी आई है, कंट्रोल में है, कोर सीपीआई थोड़ा सा है, तो मोर लाइकली कि कट कर सकती है। पर इसी वजह से वो कह रही है कि वो हम एग्रेसिव कट नहीं करेंगे, Okay. क्योंकि हमारा कोर सीपीआई अभी भी ऊपर है लिमिट से, और जो नॉर्मल सीपीआई है वो भी हमारा लिमिट से थोड़ा ऊपर है, कंट्रोल में, बट ठीक है। Hmm. इसीलिए वो शायद आई डोंट थिंक कि वो एग्रेसिव कट करेगी, और उन्हें Okay. करना भी नहीं चाहिए। Okay. If aggressive rate cuts नहीं करेगी to refinance the debt, will the government look into options of quantitative easing, that is actually printing more cash? आई डोंट थिंक दे विल, बट इफ दे डू तो प्रॉब्लम हो जाएगी। The dollar will हाँ, crash. हाँ, डॉलर विल क्रैश। थोड़ा सा वो इशू होगा, बट अभी यूएस उस सिचुएशन पर नहीं है जो उसे डॉलर प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। Hmm. कोविड का टाइम अलग था। Okay. कोविड का टाइम इज अ इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी Okay. सिचुएशन इज लाइक सम काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर और ये सारी चीजें Hmm. होती है। उसमें अगर आप कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर Okay. इकोनॉमिकल सिचुएशन में कर रहे हो तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है, Okay. ठीक Got है? it. तो आई डोंट थिंक कि यूएस अभी वो स्टेप लेगी। Okay. And if like you said, if not if they're not doing aggressive rate cuts, if they're not doing quantitative easing, प्रॉब्लम डेट की बढ़ नहीं जाएगी वैसे यूएस के लिए? सो अभी मैं बताता हूँ, अभी हमेशा से यही होता आया है। ओके. क्वांटिटेटिव ईजिंग वो अभी नहीं करेंगे, बट इट विल कट द इंटरेस्ट रेट। दे हम्म. विल फोर्स फेड टू कट द इंटरेस्ट रेट, और हर बार रिसेशन से पहले यही चीज हुआ है। हम्म. रिसेशन से पहले अगर आप हाँ देखोगे, हाँ, अगर ट्रू. आपको ग्राफ देखोगे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के, अगर आप ग्राफ देखोगे, तो हर बार रिसेशन से पहले अग्रेसिव रेट कट्स पहले स्लो हुए हैं, और गवर्नमेंट मजबूर कर देती है फेड को कि आप अग्रेसिव रेट कट करो। हम्म. और जैसे ही अग्रेसिव रेट कट होना शुरू हो जाता है, इनिशियली तो आपका मार्केट एक बूम देगा हम्म. फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और हाँ. जैसे ही वो एग्रेशन दिखना शुरू हो जाता है, इन्वेस्टर्स को महसूस होना शुरू हो जाता हम्म. है, दे स्टार्ट शॉर्टिंग इट। Yeah. तब जाके वो Yeah, that's what I was asking before कि if there are aggressive rate cuts, हम्म, will there be a boom bust situation? Because पहले I guess in a short period of time we will see a huge amount of boom in the market, because जैसी liquidity hit करेगी market को, asset prices surge कर सकते हैं, जैसे gold, stocks, crypto, whatever you want to say it. But जैसी inflation बढ़ जाएगा, will there be a situation like stagflation हम्म, कि growth cool down कर जाएगी but inflation नहीं? Will there be a situation like? हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है और इंटरेस्ट रेट अग्रेसिव कट हुआ, हम्म. तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, Okay. ठीक है? पर जॉब डेटा के हिसाब से हमें करंटली तो यही लग रहा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं है। हाँ. जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन है। तो ग्रोथ स्लो डाउन और इन्फ्लेशन का इंक्रीज वो डेफिनेटली स्टैगफ्लेशन का क्रिएट करेगी। Okay. स्टैगफ्लेशन क्रिएट करना, डिप्रेशन आएगा, ये रिसेशन आएगा ही। यूएस तो करंटली हाइपर इन्फ्लेशन में नहीं जाने वाला। हम्म. स्टैगफ्लेशन जा सकता है, Possibility है. पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, हम्म. मोर देन यू कैन से 60 to 70%। Yes. आई फील कि रिसेशन आएगा ही आएगा। Yes. ठीक It है? is inevitable. इट इज इनएविटेबल Thank you. बिकॉज Because इट्स I have been saying this, from August. Like I made this channel in September just because of the fact I felt कि recession आने वाला है. Because I started to say to my friends कि जुलाई अगस्त से कि भाई recession आने वाला अब है. मैं इसको आपको बेस भी दे देता हूँ, Okay, ठीक है? okay. इकोनॉमिक साइकिल होती है, हम्म. ठीक है? हाउ डज द इकोनॉमी वर्क्स? हम्म. डेट से चलती है इकोनॉमी, Yes. ठीक true. है?
आपने फोन लिया, लोग फोन लेते हैं या कोई भी चीज आपने खरीदी, कुछ चीजें ईएमआईज पे खरीदी, हम्म, तो व्हाट दीज ईएमआईज आर हम्म, योर लोन, फ्यूचर हाँ मनी। हाँ, योर फ्यूचर मनी, यस। तो आप अपने यू फ्यूचर बोरो, सेल्फ से आज बोरो कर बोरो रहे कर हो, रहे हो, हाँ हाँ बोरो कर रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ से। हाँ, तो जब आप अपने फ्यूचर के आदमी से, आप अपने फ्यूचर से बोरो कर रहे हो, तो फ्यूचर में आप उसको रीपे भी तो करोगे। हाँ, जब रीपे ट्रू, करोगे तो आपके पास कम बचेगा वो चीजें। हम्म, तो जो चीज आप अभी स्पेंड कर रहे हो वहां पर आप स्पेंड नहीं करोगे। हाँ, तो ये इकोनॉमिक साइकिल यहाँ पे तो ग्रोथ आपको दिख रहा है। जैसे ही आप फ्यूचर सेल्फ तक पहुंचे एक एक्सटेंट लिमिट तक, वहां पर आपकी जो ग्रोथ साइकिल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यस, दैट इज व्हाई इट इज इनएविटेबल। यस, जो ग्रोथ हमने देख देख लिया है, चाहे इंडियन मार्केट हो या यूएस मार्केट हो, जो हमने ग्रोथ देख 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 ली लिया है, है, हाँ, वो स्लो पॉइंट पर आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। सो दैट्स ऑल। डिड यू सी, आप ये आपने रे डालियो की देखी थी क्या? रे डालियो में ये है, हाँ, मैंने एग्जैक्टली भी रे रे डालियो डालियो में की ही है ये। वीडियो देखी थी, रे हाँ। डालियो के बुक में अगर आप पढ़ोगे तो इकोनॉमिक साइकिल पूरा, आपको एक साइकिल आपको पूरे अच्छे से समझाया हाँ, देयर जाएगा। आर थ्री थिंग्स: प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, शॉर्ट टर्म डेट साइकिल एंड लॉन्ग टर्म डेट साइकिल, जो मेन चीजें हाँ हैं, हाँ। आई गेस। हाँ, एंड दिस एग्जैक्टली वर्क्स इन बैंकिंग सेक्टर्स आल्सो। ओके, ठीक है, यस, क्योंकि इसी को अगर आप कनेक्ट करोगे तो बैंकिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आपने हम्म, लोन लिया है, हम्म, अच्छी ग्रोथ हमने बहुत अच्छी देखी 2020 के बाद से, हमने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा हम्म, क्रेडिट्स में। बैंक से, अब बैंक्स हाँ, बहुत खुश, एनपीएस नहीं आ रहे हैं। बट हाँ, उसके बाद क्या, जब रीपेमेंट की बात आएगी, हाँ, जिनको आपने भर भर के लोन दिया है हाँ, वो रीपे कहाँ से करेंगे? हाँ, और आई गेस अभी डीलिंक्वेंसी बढ़ भी रही है इंडिया के अंदर, हाँ हाँ, हाँ, कि एग्जैक्टली। लोग रीपे नहीं कर पा रहे, कंज्यूमर्स स्पेशली नहीं रीपे कर पा नहीं रहे कर हैं। पा रहे हैं। अभी आप रिजल्ट्स भी देख लो ना, मैनेजेबल रिजल्ट्स हैं। कोई इधर के हम्म, बाल, इधर की चीजें उठाकर कंपनीज इधर डाल रही है, जैसे प्रोविजंस देख लो। प्रोविजंस इज द हाँ, सेंस कि जब आप ट्रू, एनपीएस को हम्म, कवर अप करने के लिए अपने प्रॉफिट से निकाल कर उसमें डालते हो। हम्म, प्रोविजंस इंक्रीज करके एनपीएस छुपा रहे हैं। हाँ, तो डेफिनेटली, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो हर कोशिश इंडियन मार्केट में, जितने भी रिजल्ट्स मेजरली, मैं सारे हाँ, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म, मेजरली जो रिजल्ट्स हैं वो कोशिश किए जा रहे हैं कि हम छुपाने अच्छी की, चीजें प्रेजेंट दिखाए, करें, बट हाँ, मार्केट उसको रिएक्ट ही नहीं कर रही है। yes. If, for an example, for a retail investor, like you said, the recession might be just inevitable. I, for an example, me as a retail investor, मैं कहाँ पे अपना पैसा डालूं? Where should I put money? Because if the economic situations are getting bad and all these things might get bad, यहाँ पर आता है डेट में, आपको शॉर्ट टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए। yep, ठीक है, yep, लॉन्ग टर्म डेट आपको कम मिलेंगे, yep, इंटरेस्ट रेट कम मिलेंगे, शॉर्ट टर्म डेट में आपको ज़्यादा मिलेंगे। yes, तो रिटेल इन्वेस्टर्स डेट की तरफ बेसिकली नहीं जाते हैं, खास करके इंडिया में डेट के बारे में उतना लोग नहीं बात करते हैं, hmm, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट बहुत लोगों को, एक तो इक्विटी बहुत कम लोगों को समझ में आती है, डेट तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। yeah, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, hmm, आप उसको ट्रैक डाउन करो कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, उसकी hmm, परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये सस्टेनेबल, पास्ट में जब भी बुरे कंडीशंस आए तो कैसा सस्टेन किया है ये। hmm. अगर ये अच्छे हैं तो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगे, उसको होल्ड करो। Okay. ऐसा नहीं है ना कि मार्केट क्रैश होगा या रिसेशन आएगा तो ये हमेशा रहेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, Hmm, मैक्सिमम 5 ईयर्स, yeah, जो 2008 के बाद 5 साल hmm, तक तो मार्केट लाइक एक ही hmm, लेवल पर, हाँ, हाई पर ही आने में 5 साल लग गए थे। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 ईयर्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप और आराम से 10 साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट रखोगे। okay, मिनिमम 7 to 10 ईयर्स तो आपका होना hmm. चाहिए Long term investment, लॉन्ग हाँ, टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इट्स नॉट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। ठीक है, yeah, दिस इज नॉट कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म। आप इससे yeah, अच्छा स्विंग ट्रेडिंग कर लो। हाँ. ठीक है। बट कैन आई बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे, लाइक मेरे जो acquaintances है, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मैं अपने आसपास जितने भी लोगों को देखता हूँ, जैसे ही उनको 20% रिटर्न आती है ना किसी स्टॉक में से, दे विल एग्जिट, दे वोंट लुक एट फंडामेंट, दे विल फॉरगेट अबाउट फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, दे आर एक्चुअली मोर इंटरेस्टेड, ऑल्दो रिटेल इन्वेस्टर्स डू फॉलो दिस फैक्टर कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, व्हेन देयर विल बी स्टैगफ्लेशन, इफ देयर, व्हेन द स्टैगफ्लेशन, समझ लो, डेटा हिट्स, there is a, instability in the equity markets, जो पैनिक सेलिंग का पूरा आता है फिनोमेना, isn't that the case कि रिटेल्स who have, the retail investors जिन्होंने पहले सोचा होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठेंगे, the second they see losses वो पैनिक करके सेलिंग में निकल जाते हैं। होता है ऐसा, क्योंकि अब देखो 2020 के बाद ना बहुत सारी चीज़ें ना चेंजेस हुई हैं। हम्म, अगर आप देखोगे कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें हम्म, रिटेल इन्वेस्टर्स की जो एक्विजिशन है वो बहुत ज़्यादा है। हम्म, ठीक है, अब जैसे पार्टिसिपेंट्स अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की ज़्यादा है और बिग प्लेयर्स की कम है, हम्म, तो उनके पास एग्जिट करना बहुत ईजी है, हाँ, बिग प्लेयर्स के पास, हाँ, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम रिटेलर्स की ज़्यादा है। हम्म, ठीक है,
तो वो जब एग्जिट करना शुरू करेंगे ना, तो वो नीचे आना शुरू होगा और जो रिटेलर्स है वो पैनिक करना शुरू करेंगे। Hmm. ठीक है, तो Hmm. वो सेल आउट होगा ही होगा। Hmm. There will तो be this thing. वो इसका ये कोई नहीं है कि आप पैनिक सेलिंग, जब सिचुएशंस बुरी आती है, क्रैश होता है, तो वो पैनिक सेलिंग की वजह से ही क्रैश होता है। Hmm. जो इनिशियल डेज ऑफ क्रैश होंगे वो पैनिक सेलिंग की वजह से ही होंगे, Hmm. क्योंकि इनिशियली आपको पता चलता है अरे रिसेशन आ गया, ये हो गया, ये हो गया, Hmm. किस भाव पर मुझे मिलेगा, किस भाव पर नहीं मिलेगा। जो बड़े पैसे हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अब देखो, अब ये पैनिक सेलिंग दिखता कैसा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये थोड़ा प्राइस लेवल से समझो। ठीक है, Okay. आपने 100 रुपए पे आपने कोई चीज आपने होल्ड कर रखी है। हाँ. ठीक है, आप अब आपको समझ में आएगा कि भैया अब ये 100 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा, अब सिचुएशन ऐसा है कि कल को ये 50 भी जा सकता है। Hmm. ठीक है, तो आप चाहोगे कि भैया मुझे 100 रुपए पर अगर कोई बायर नहीं मिल रहा है, तो मैं 90 रुपए पे भी मैं बेच. 90 पे तो कम से कम बेचूं। हाँ. नहीं 99 तो 90 पे तो कम से कम बेचूं। पर अगर मान लो 90 पे भी नहीं मिला, वो आपका आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, Hmm. वो 90 पे ना बिक के 80 पे बिका, तो अब बायर तो है नहीं, Hmm. आपका प्राइस 100 से 80 पर 80 रुपए दिखाएगा, पे. हाँ. सीधा 20% डाउन। Hmm. बाकी रिटेलर्स को क्या दिखेगा, बाकी जो बाहर से देख रहा है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 100 से सीधा 80 पर, बाकी को दिखेगा अरे भाई 80 गिर गया, कल को ये 40 भी जा सकता है। अब हाँ. वहां से पैनिक शुरू शुरू हो जाएगा। Okay. तो जहां पर बड़े पैसे हैं, अब जैसे मान लो 100 रुपए पे आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं। Hmm. 1 लाख शेयर्स को 90 रुपए तक मतलब पहुंचाना, उस प्राइस पर अगर सेल Hmm. करना है, तो आपको उतने इन्वेस्टर्स चाहिए, उतने बायर्स चाहिए। अगर उतने Hmm. बायर्स नहीं मिले, आपको 90 से लेकर 80 तक आपके 1 लाख शेयर बिक रहे हैं, Hmm. तो वो प्राइस तो नीचे आता जाएगा, हाँ. वो दिखता जाएगा। पर रिटेलर्स को तब पता चलेगा कि अरे ये तो 90 100 से 80 आ चुका है, Hmm. अब ये बहुत गिर चुका है, हाँ. तो अब हम एग्जिट करेंगे। फिर वहां से और पैनिक सेलिंग, वो Hmm. इफेक्ट, बटरफ्लाई वो इफेक्ट जिसे हम इफेक्ट. कहते हैं, हाँ. Okay. बटरफ्लाई इफेक्ट होना शुरू हो जाता Okay. So I've heard about inverted yield curve as well, जो है। actually bond yield से बहुत ज़्यादा like it is all about bond yields. I've heard कि जब भी inversion होता है एक yield curve के अंदर, that predicts a recession, कि एक recession आने वाला है. It's a technical indicator for recessions. Is that true? And ये जब भी होता है, is a recession coming? या इट एक्चुअली शोज, प्रीवियसली हुआ है और आगे भी होने के चांसेस हैं। देयर इज अ थिंग, बॉन्ड्स, जब भी बॉन्ड्स की प्राइस और यील्ड कर्व, पहले आप समझ लो, बॉन्ड की प्राइस अगर गिरेगी हाँ. तो यील्ड कर्व, यील्ड जो है, जो उसका इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। हाँ. ठीक है, बॉन्ड की प्राइस अगर बढ़ेगी तो यील्ड डिक्रीज होगा। Yes. ठीक है, बॉन्ड की प्राइस कब बढ़ेगी, जब डिमांड ज्यादा होगा। Hmm. ठीक है, और बॉन्ड की प्राइस जब कब गिरेगी, जब डिमांड कम होगा। Yes. ठीक है, अब आते हैं यील्ड कर्व इन्वर्जन पर। यील्ड कर्व इन्वर्जन में लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड जो है वो फास्टर शॉर्ट गिरती है, मतलब वो Hmm. कम होती है दैन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड Hmm. यील्ड्स। Okay. ठीक Alright. है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स की अगर यील्ड कम हो रही है, Hmm. तो इसका मतलब है बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज हो रही है, Hmm. तो यहाँ पर डिमांड ज्यादा जा रहा है। Hmm. तो लॉन्ग Short टर्म, term में या long term? लॉन्ग टर्म में, Okay. लॉन्ग हाँ टर्म हाँ की हाँ यील्ड, हाँ हाँ. Yes. Yes. Sorry. लॉन्ग Yeah. टर्म की यील्ड My bad. Yeah. डिक्रीज हो रही है। Yeah. जब Yeah. यील्ड का नीचे जाना Hmm. शुरू होता है, Yeah. तो लॉन्ग टर्म की बॉन्ड यील्ड जो है Hmm. वो डिक्रीज होती है। Yes. तो Yeah. यहाँ पर बॉन्ड्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो Hmm. यहाँ पर बॉन्ड्स की डिमांड ज्यादा हो रही है लॉन्ग टर्म Hmm. में। I guess the first thing to understand is for viewers as well कि bonds के अंदर demand तब जब demand बढ़ रही होती है तो yield हम्म, गिर रही अब होती इसको है. कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूज्ड है, मैं आपको हाँ. इसको क्लियरली समझाता हूँ। देखो, हाँ. शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स एंड लॉन्ग टर्म पहले समझो। Hmm. बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड्स एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसे Hmm. इन्वेस्टर्स चूज करते हैं। Okay. अब इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, Hmm. इंटरेस्ट रेट करंटली इनिशियली क्या होता है कि कमिंग डेज में अगर मान लो कोविड के टाइम पर वो कट था, बहुत Hmm. नीचे पर था, Hmm. ठीक है, हाँ. ऑलमोस्ट जीरो और ये था। हाँ. तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है, तो मतलब करंटली जो बॉन्ड्स हैं उस पे भी यील्ड कम मिलेगा। Hmm. ठीक है, Hmm. कमिंग डेज में इकोनॉमिकल सिचुएशंस ठीक होगी, वो सारी चीजें, इन्फ्लेशन, ये सारे चीज होगा, तो कमिंग डेज में जो यील्ड है, जो सॉरी Hmm. इंटरेस्ट रेट है, वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, फेड Okay. इंक्रीज करेगी। Yeah. ठीक है, तो इसीलिए उस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स ज्यादा डिमांड करते हैं। Hmm. Okay. Got it. ठीक है, Yeah. Perfect. लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स ज्यादा डिमांड कर रहे हैं देन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, Okay. क्योंकि Yeah. 10 ईयर्स में उन्हें ऑलरेडी ये मिल रहा होता है कि हाँ ये है। ठीक Hmm. है, तो लॉन्ग टर्म्स में ज्यादा डिमांड करेंगे, शॉर्ट टर्म में इन्हें ये लगता है कि हाँ शॉर्ट टर्म में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। Hmm. They're less confident about short term compared to हाँ, long term. लेस
कॉन्फिडेंट अबाउट शॉर्ट टर्म एंड कंपेयर टू लॉन्ग टर्म, ठीक है। हाँ। और इसको इक्विटी टर्म्स में भी अगर कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म में आप यहाँ से इकोनॉमी बूस्ट करेगी तो लॉन्ग टर्म को होल्ड करके वो इक्विटीज में इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। हम्म, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। जब एक पॉइंट पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, हम्म, ठीक है, बहुत ज्यादा, अब कमिंग डेज में वो कम होने वाले हैं, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो शॉर्ट टर्म में आना शुरू हो जाती है, ओके, गॉट इट, ठीक है। शॉर्ट टर्म में डिमांड होनी शुरू हो जाएगी तो इसकी जो यील्ड है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ओके, ये यील्ड डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और लॉन्ग टर्म की बॉन्ड्स में डिमांड कम होगा तो हम्म, उसकी यील्ड इंक्रीज होने लग बढ़ने जाएगी लग एज जाएगी, कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। यस, तो वहां से वो कर्व, फिर यील्ड कर्व यहाँ से नीचे जाकर फिर यहाँ पर कर्व होता है। ऊपर आ जाएगा, लाइक इन्वर्जन से वापस हाँ, नॉर्मल सिनेरियो। नॉर्मल कर्व पे आना शुरू ओके, हो जाता है। तो मैंने अभी देखा था रिसेंटली कि जो भी लेटेस्ट इन्वर्जन हुई थी हम्म, यील्ड कर्व की, इट वाज द लॉन्गेस्ट एवर इन्वर्जन वी हैव हम्म, एवर विटनेस्ड। डज दैट होल्ड अ सिग्निफिकेंस एज वेल, कि या कितने टाइम तक लास्ट इन्वर्टेड है? टाइम ये हुआ था 80 में, हाँ, 1980s में। और ये जितना ज्यादा नीचे रहेगा उतने ज्यादा चांसेस लॉन्ग टर्म रिसेशंस के होते हैं, ओके, ठीक कि है, रिसेशन लंबे टाइम के लिए लंबे टाइम के लिए होंगे। ओके, वाई मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जितना शॉर्ट टर्म में यील्ड्स मतलब जो बॉन्ड लॉन्ग टर्म का बॉन्ड यील्ड्स है, हम्म, ठीक है, उसमें जितना ज्यादा पैसा, जितने देर तक वो नेगेटिव में रहेगा हाँ, उतने देर उसमें लॉन्ग टर्म्स में ज्यादा पैसे रहेंगे हम्म, बॉन्ड्स में, हाँ, ठीक है, और शॉर्ट टर्म के कंपैरेटिव। हाँ, और जब वो सीधा पैसा शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट होगा हम्म, तो उतना पैसा वो निकलेगा इक्विटी मार्केट से और बाकी के मार्केट से, हम्म, ठीक है। गॉट इट, तो जितना ज्यादा वो उस पीरियड में रहेगा, जितना हम्म, ज्यादा लोग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को होल्ड करके रखे हुए हैं, हम्म, तो जितना टाइम इंटरवल के लिए वो होल्ड करके रखे हुए हैं तो वो उतना पूल ऑफ मनी भी तो एक्वायर होगा ना हाँ फिर। हाँ, एक्यूमुलेट होता रहेगा वो, तो जब वो कन्वर्ट होगा, ओके, वो पूल ऑफ मनी जब वो कन्वर्ट होके शॉर्ट टर्म में जाएगा तो फिर मार्केट से भी उतने ही पैसे पूल ऑफ मनी निकला निकलेंगे ना। निकलेगा, ओके, तो क्रैश भी उतना ही बुरा जाने के चांसेस होते हैं। हम्म, तो हाउ बैड डू यू थिंक इट इज, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आई होप आई एम बीइंग रॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि ओके, मैं गलत ही हूँ, ओके, बट इफ देयर इज I'm thinking कि it's going to be more than like kindly of 1980s का जो ग्रेट डिप्रेशन था, it is 1920s, 1980, सॉरी 1920s का ग्रेट ओके, डिप्रेशन जो था, ओके, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आई थिंक हो सकता है, you क्योंकि think they can be the worst case scenario is the depression, okay, डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर्स बहुत हैं यूएस के भी, एंड यूएस का हुआ तो फिर ग्लोबल कॉज आएगा। यू कैन नॉट स्किप इन दिस होल वर्ल्ड इकोनॉमिकल, जो करंटली इकोनॉमिकल जियोपॉलिटिकल एंड करंटली जो इकोनॉमी कनेक्टेड है पूरे hmm, वर्ल्ड में, hmm, इट यू कैन नॉट बी एन आइलैंड। तो yeah, आप अलग नहीं रह सकते हो। yeah. हाँ, And is it also because they injected a lot of cash and now they are facing a very big trouble because like they injected a lot of cash due to 2008, then they overreacted in 2020. They injected so much amount of cash that they have literally crashed the dollar in reference to before हम्म, what dollar hold it as a held as a value. You're saying there will be a depression. एक, as an investor, what should I do about it? As a retail investor, what things should I take care about? And अगर ये सारी चीजें होने भी वाली हैं, what should I do as an investor, like investments basis? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेक योर सम अमाउंट ऑफ कैश फॉर योर पर्सनल थिंग, ठीक है। आपको अपने रिस्क, अगर आप जॉब कर रहे हो वो सारी चीज़ें, तो एटलीस्ट 6 7 8 महीने 9 महीने तक के आप कैश होल्ड करके रखो कि हाँ, आपको अगर जॉब्स में थोड़े इश्यूज आते हैं, होप ना आए तो बेहतर है। अगर थोड़े इश्यूज आते हैं तो यू आर एबल टू टैकल दैट Hmm. डाउन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे अभी करेंटली आप हाईली मतलब फोकस्ड मत रहो कि अभी मुझे करना है, अभी मुझे करना है, अभी मुझे करना है, एंड हाई अमाउंट में करना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग है, सेविंग है, Hmm. दैट मनी यू डोंट केयर अबाउट, Hmm. तभी आप अभी इन्वेस्टमेंट में आओ करेंटली, Hmm. वरना वरना अभी मत आओ। यू डोंट गो फॉर द कीप बाइंग एंड बाइंग। अगर मार्केट अगर रिवर्स करेगा, पीपल गेट फियर कि हाँ, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, एंड everyone is talking about buy the dip, and that is why everyone is creating the fear of missing out. yeah, true. One side they say कि you don't have to do that fear of missing out, and other side they are saying keep telling it buy the dip, buy the Buy the dip, dip, buy the buy the dip. dip. Why भाई?
हिपोक्रेसी यहाँ पे हिपोक्रेसी है आई गेस रिटेल एग्जैक्टली इन्वेस्टर्स ना, की अगर आप तरफ से। बाय द डिप कर रहे हो तो फिर ये चीजें मत कहो ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट करो। यप, परफेक्ट। मार्केट ऐसा नहीं है ना कि आप अगर कल अगर मूव कर गया तो कल के बाद वो मूव ही नहीं करेगा, आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी छूट गई तो आप मूव ही नहीं कर पाओगे। ये होल पॉइंट है ना कि लोगों ने सोशल मीडिया पर ये दिया है कि आप इस टाइम पर अगर इन्वेस्ट करते तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट दैट इज मिलता इस क्रिएटिंग अ टाइम पर। फोमो। हाँ, दैट इज क्रिएटिंग फोमो। और हम्म। एक पॉइंट पर आप बोलते हो कि आपको फेयर नहीं करना चाहिए, इमोशंस आपको You're कंट्रोल में actually करना going against चाहिए। your own thinking. हाँ, आप अगर मार्केट आपको रिटर्न दे रहा है, ठीक है 2% 5% मुझे कम मिलेंगे, बट मुझे रिस्क तो समझ में आएगा ना कि हमें किस पॉइंट पर अगर मुझे 5% रिस्क इंटरेस्ट कम मिल रहा है, अगर रिटर्न मुझे 5% कम मिल रहे हैं, उस पे अगर मेरा रिस्क कम आ रहा था, तो बेटर है मैं 5% रिटर्न कम ही लूं। हाँ, alright. अगर मार्केट यहाँ से 1 साल बाद रिवर्स कर गया, बुलिश हो गया, तब आप इन्वेस्ट करो ना। हम्म, बुलिश हो गया तो मतलब मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो गया। हम्म, तो अब बुलिश होने के बाद वापस तो नहीं आएगा ना। अब जब सेंटिमेंट चेंज हो गया है, yeah, तब अगर मान लो क्रैश नहीं आया, हम्म, जस्ट हम गलत हो गए हम्म, कि क्रैश नहीं आया, डिप्रेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया, मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गया, फिर बोलोगे आपने तो बोला था रिसेशन नहीं आया। ठीक है, हो गया भाई, गलत हो गया, नहीं आया, अच्छी बात है। पर उस टाइम पर जब मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो गया, तब आप इन्वेस्ट करो ना। हाँ. Not wait for it. Don't time it and price it. डोंट टाइम इट एंड प्राइस इट। जब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इकोनॉमिकल सिचुएशन सही हो रही है, सारी चीजें दुनिया भर में सही होनी शुरू हो गई, Hmm, सर्टेनिटी आ गई है, hmm, yep. तब आप इन्वेस्ट करना Invest शुरू करो. करो। बेस्ट एग्जांपल आप आज की मार्केट देख लो। Hmm, मोदी जी ने जीएसटी की अनाउंसमेंट करी है, मार्केट गैप अप हुआ 1%। सस्टेनेबिलिटी अभी भी नहीं है। हाँ, लाइक इफ यू सी द मार्केट करेंटली, जब हम अभी बात कर रहे हैं, गैप अप हो गया, फिर उसी पर हवर कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं दे पाया। hmm, 1% का गैप अप हो गया, इज द बुलिश थिंग, hmm. बट वो उसको उसके बाद मूवमेंट भी तो होना चाहिए। हाँ, ठीक है, okay. तो अगर वहां से हो गया तो मतलब मार्केट यहाँ से अच्छे सेंटिमेंट में जा रहा है। Hmm, तो जब सेंटिमेंट चेंज हो गया, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है कि चेंज हो गया, तब आप इन्वेस्ट करो ना। इट्स नॉट पॉइंट कि हाँ, अभी हुआ तो अभी कर देंगे। hmm. Got it. तो ऐसे सिचुएशन पर होल्ड योर कैश, होल्ड फॉर योर Hmm. Be पर्सनल ready. यूजेस, बी रेडी। Yeah. ठीक है, यू डोंट रश फॉर इन्वेस्टमेंट। Hmm. Yeah. लुक, ट्राई टू स्टडी द मार्केट, ट्राई Hmm. टू स्टडी द बिजनेस, Economic data. इकोनॉमिक डेटाज, आप बिजनेस समझना शुरू करो। इट्स नॉट नेसेसरली कि आपको हर चीज में इन्वेस्ट करना। Hmm. कोई बोल रहा है गोल्ड में करो तो आप भाग जा रहे हो गोल्ड ईटीएफ में, कोई बोल रहा है Hmm. सिल्वर में करो तो आप भाग जा रहे हैं सिल्वर में, कोई बोल रहा है सोलर पैनल्स में करो तो सोलर एनर्जीज में आप Hmm. चले जा रहे हो। आपको बिजनेस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी तो That देखो is ना। also important. Okay. Just almost we are about to end this podcast, and one most important question for me personally is like, is there a euphoria in the market? द करंट मार्केट इज टोटली ड्रिवन बाय सेंटिमेंट। तो अभी आप जिस सेंटिमेंट को हिट कर जा रही है, वो सेंटिमेंट हो रहा है काइंडली इन द पॉजिटिव साइड, कि पॉजिटिव Hmm. सेंटिमेंट्स को ड्राइव करके हाँ एवरीवन इज गोइंग यूफोरिक कि हाँ मार्केट तो अच्छा है, ये है वो है, Hmm. Yeah. रिटर्न देगा ही देगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% पीपल जो आए हैं 2020 में, दे हैवंट सीन द नेगेटिव साइड ऑफ मार्केट। Yes. क्योंकि उन्हें पिछले 4 साल 5 साल में 100% 200% रिटर्न दिखा है, Yeah. विच इज कहीं किसी बिजनेस में भी उन्होंने नहीं देखा है। हाँ. उन्हें Yeah. मेहनत करनी ही नहीं पड़ी ना। Hmm. दे Quick जस्ट money, ओपन easy द money. अकाउंट, क्विक मनी, ओपन किया अकाउंट, उसमें इन्वेस्टमेंट किया और पैसे आ गए। आईपीओ डाला, 15,000 का आईपीओ डाला, 25,000 निकाल रहे हैं, 30,000 Hmm. निकाल रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं। दे दिस इज यूफोरिक, Yeah. True. दिस इज यूफोरिक। उन्होंने True. नेगेटिव साइड देखा ही नहीं ना देखा मार्केट ही का। नहीं. कि आईपीओ आ ही नहीं रहे, अगर आ भी रहे हैं तो नेगेटिव रिटर्न लाइक. नेगेटिव रिटर्न्स भी देते हैं। हाँ. ठीक है, मार्केट भी नेगेटिव रिटर्न्स जाती है, मार्केट गिरती भी है, और गिरती है तो बहुत देर तक रहती भी है नीचे। Yep. आई गेस जो अभी 22,000 पे गई थी मार्केट एंड नाउ अब ऊपर आ गया, आई गेस अब रिटेल इन्वेस्टर्स का स्पेसिफिकली इफ मार्केट गोज टू 22,000 अगेन, they will think it's a buying opportunity again. They will not think so. Given these factors, what do you think is the timeline? Will we face a boom before the bust? हम एक शॉर्ट टाइम के लिए एक रैली देख सकते हैं before we actually experience the whole stagflation scenario coming in the economy. सो इफ इंडियन मार्केट की अगर बात करो तो ज्यादा बड़ा रैली हमें बूम नहीं देखने को मिला। Okay. ठीक है, Okay. क्योंकि हम उस फेज को पास आउट कर चुके हैं। हाँ. यूएस मार्केट में ये दिखेगा जो करंटली दिख रहा है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट कटने वाला पॉइंट अभी बचा हुआ है। हाँ. हमारा एग्रेसिवली कट हो चुका है, Hmm. हमने एग्रेसिवली ही कट किया है, Hmm. हमने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया है, Yes. हमने एग्रेसिवली ही कट Hmm. किया है। तो वो फेज हमने हम Yes. देख We चुके हैं। will also face a hard landing. हाँ, बैंक निफ्टी, और अब देखो जब
इंटरेस्ट रेट अग्रेसिवली कट हुआ तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच कर गया। Yeah. तो हमने बूम देख लिया है अब, It's done, dusted. इट्स डन। ठीक हाँ. है, अगर आएगा, अगर क्रैश हुआ, रिसेशन आया तो हम रैली नहीं देखेंगे, अब हम नीचे जाएंगे। Hmm. Hmm. अगर नहीं आया तो हमारा टाइम करेक्शन People, है फिर। yep. Sorry, I'm cutting you off, but I guess people also need to understand the difference, like the importance factor of soft landing and hard landing in interest rates. कि जब भी interest rates cut होता है, लोग ये realize नहीं करते कि there are two scenarios in it, soft landing and hard landing. I guess 2000 के बाद, if we check US interest rate cuts and even 1990 के बाद, we have never faced a soft landing. Is that the case? I guess. हाँ, हमने कभी एवरी टाइम, मतलब जो सेंट्रल बैंक्स हैं कंट्री की, कहीं भी कंट्री की, हर सेंट्रल बैंक ये कोशिश करती है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करें, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लें, ग्रोथ को कंट्रोल कर लें और सॉफ्ट लैंडिंग करके हम वापस से इकोनॉमी को रिवर्स Hmm. करें Yep. ग्रोथ की तरफ। पर वो होता नहीं है। एंड एवरी टाइम अगर आप सेंट्रल बैंक्स के स्टेटमेंट्स देखो, एवरी टाइम दे हैव सेड कि दिस टाइम इज डिफरेंट, दिस टाइम इज डिफरेंट, दिस टाइम But इज it's डिफरेंट, not. बट इट्स नॉट। Yeah. So let's just move towards the last two questions. The first question is कि जापान ने बहुत, लेट्स टॉक अबाउट जापान एज वेल, कि जापान ने भी बहुत लंबे टाइम तक अपने इंटरेस्ट रेट्स जीरो रखे थे, एक हद तक नेगेटिव भी ले गए थे। जैसे यूएस के इंटरेस्ट रेट्स भी एक टाइम, मतलब 2008 के बाद बहुत लंबे टाइम तक जीरो थे, एंड नाउ दे आर फेसिंग अ वेरी बिग प्रेशर इन द बॉन्ड मार्केट, एंड दे आर लाइक डेट की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इज इट द सेम सिनेरियो व्हिच इज हैपनिंग विद यूएस राइट नाउ? देखो, जापान में प्रॉब्लम क्या थी, जो इंटरेस्ट रेट है वो टोटली कंट्रोल किया जा रहा था बीओजे से, बैंक ऑफ जापान। Yeah. हर एक चीज कंट्रोल्ड बाय देम। इन्फ्लेशन इंक्रीज भी हो रही है तो वो जानबूझकर उसे इंटरेस्ट रेट जीरो कर रखे थे। यूएस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। जापान टोटली 90% उनका, 90 to 92% मतलब समझ लो डोमेस्टिक ही डिमांड था उनके बॉन्ड्स का। यूएस का 30%, 30 to 35% उनका आउटर है। ओके, ठीक है, ग्लोबल करेंसीज हैं तो वो ये काम नहीं कर सकती है। जापान एंड यूएस इन दिस केस, हमारा सिर्फ वो सिचुएशन सेम है पर वो काम एक तरीके से नहीं कर सकती है। ओके, ओके, यूएस, मतलब the scenario is same but the thing is the outer look is very different. हाँ, Okay, got क्योंकि it. सिंस की ग्लोबली कनेक्टेड है ना वो, तो वो ये काम नहीं कर सकती ना, वो टोटली कंट्रोल नहीं कर सकती है। हाँ, अगर उसे आकर, अगर बॉन्ड की जब डिमांड कम होने लगती है अंदर सम सिचुएशंस, तो वो आके फेड आकर बाय कर सकती है, बट वो कंट्रोल कर ले कि हाँ इससे ज्यादा इंटरेस्ट मैं जाने नहीं दूंगा, यील्ड जाने नहीं दूंगा, वो नहीं कर सकती, जो कि बैंक ऑफ जापान कर रही थी। ओके, गॉट इट, ठीक है, समझ गया। तो ये टोटली बॉन्ड मार्केट जो यूएस का ना वो बहुत बड़ा बहुत है। डिफरेंट है, हाँ, ठीक है, बहुत बड़ा है। डिफरेंट है। वर्ल्ड की ग्लोबल बॉन्ड मार्केट $120 ट्रिलियन के आसपास आई गेस है। ठीक है, 2-3 साल पहले यही डेटा था। $120 ट्रिलियन जब सारे वर्ल्ड के अगर जीडीपी भी मिला दो तो उतनी नहीं है। तो बॉन्ड मार्केट बहुत एक सब्सटैंशियली काम करती है इन होल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, स्टॉक मार्केट पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जापान इज टोटली, उनका जो बॉन्ड था वो टोटली जो कंट्रोल था वो बीओजे से कंट्रोल था। यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है वो ग्लोबली यूज्ड होती है। ग्लोबल जो रिजर्व है, कंट्रीज उसको रिजर्व करने के लिए यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। Okay, yes, ठीक है, तो got वो it. उसे नहीं कर Perfect. सकती। We have to move towards the last question, I Yeah, guess, sure. because we are running out of time. Hmm. From everything you've learned till now, option selling ho gaya, reading economic indicators, investing in the market, valuating them. What is one piece of advice? I know ki it is not a one piece of advice you can give to the viewers and everything else. But still, what is that one thing you would want viewers to understand and look in the market before taking any action? ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। जितना अच्छा बेसिक्स आपका होगा उतना अच्छा आप कर पाओगे। कोई भी चीजें आप कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। कुछ भी कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप इकोनॉमिक के रिलेटेड कुछ भी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट समझो, इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है वो समझो। बेसिकली कोई भी चीजें काम, बाइंग सेलिंग क्या होती है, प्राइस की मूवमेंट कैसे होती है, बेसिक जितना, आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है कि वो जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप बेसिक समझ जाओगे ना तो आपको सारे रास्ते ना, एवरी डोर्स विल ओपन धीरे धीरे, धीरे धीरे। perfect. Thank you Yeah. so much, Gautam. It was a great pleasure having you Yeah. as a guest, and it was a great talk. It was a great experience. Thank you so much.